तो बेसिक चीज़ हमें आज कवर करनी है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, कैसे हम कस्टमर को पिच करेंगे और क्या इसमें फ़ायदे हैं जिससे कस्टमर और अट्रैक्ट हो पाए यस बैंक कार्ड के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? वो तो बताने की जरूरत नहीं है, पुराने नए बंदे सबको पता है। ठीक है, तो बेसिकली यस बैंक जो हम क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को ऑफर करते हैं थ्रू एक्सटर्नल चैनल पार्टनर, जैसे कि आप लोग हैं। ठीक है, आप लोगों के थ्रू हम जो कार्ड कस्टमर को पिच करते हैं, तो उसमें कस्टमर को एक्वायर करना यानी कस्टमर को बैंक से जोड़ने का जो तरीका है वो पूरा ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम उसे कहते हैं। कुछ टाइम पहले तक हम या बाकी ज़्यादातर बैंक फिजिकल मोड पे थे। जब एप्लीकेशन आती थी कस्टमर से, हम फॉर्म भरते थे, हम डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेते थे, इनकम डॉक्यूमेंट हो गया, KYC हो गई, सब कुछ हो गया। बट जैसे जैसे हम डिजिटल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बैंक ने ये डिसीजन लिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीने से हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और आप भी उसी में सहयोग करेंगे। ओके, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, कस्टमर को लिंक भेजते हैं या कस्टमर को हम ऑनबोर्ड करते हैं बैंक के पास क्रेडिट कार्ड के लिए, उसे हम कहते हैं डैप। ठीक है, डैप का मतलब है डिजिटल एक्विजिशन प्लेटफॉर्म। तो आप अभी के बाद से मैं जब भी डैप का शब्द बोलूंगा तो मैं सिर्फ उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जो आपको दिया गया है, आपके TLs को या आपके टीम मेंबर्स को, जिसके थ्रू हम कस्टमर को लिंक भेजेंगे और कस्टमर अप्लाई करेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है जी। तो एज अ सेल्स जो हमारा सबसे पहला काम है, जो सबसे बड़ा काम है, वो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना हमारे कार्ड के लिए। ठीक है, कस्टमर के पास ऑलरेडी बहुत कार्ड होते हैं, हम लीड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक काम क्या है कि उसको हम अट्रैक्ट कर सके ताकि वो हमारा कार्ड अप्लाई करे और हमारे कार्ड के लिए वो इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आज के डेट में अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कार्ड में यस बैंक के लिए जो रीजन या जो स्टेट करता है वो दिल्ली ही है और नॉर्थ है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो काम सबसे ज़्यादा नॉर्थ टीम करती है, जिसमें आप लोग भी अब जुड़ने जा रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डैप प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म था वो फिजिकल था। अभी भी कुछ बैंक आप शायद कर रहे हो जहाँ पे फिजिकल एप्लीकेशन जाती हैं, जहाँ पे कस्टमर को पहले इंटरेस्टेड करते हैं, फिर लड़का भेजते हैं, फॉर्म साइन कराता है, डॉक्यूमेंट आते हैं, भेजते हैं और कार्ड प्रोसेस होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, कस्टमर से इंटरेक्शन भी होता है पर्सनली। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी आते हैं, डॉक्यूमेंट कभी कम ज़्यादा भी होते हैं। हम फॉर्म भेजते हैं, पता चला कि फॉर्म बैंक गया, डुप्लीकेट आ गया, या मान लीजिए फॉर्म प्रोसेस हुआ लेकिन आगे जाके डिक्लाइन हो गया सिविल में, एनी रीजन। सिविल पता है सबको क्या होता है? ठीक है, तो उन चीज़ों के को नज़र में रखते हुए हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें कुछ फिल्टर हमने लगाए हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर एक्चुअली में एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कितना कमा रहा है, कितना उसकी कार्ड टू कार्ड लिमिट है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पूरा प्रोफाइल, बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, बंदा क्या काम कर रहा है, उसका सिविल ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसका पास्ट रिकॉर्ड जो भी रहता है वो ठीक है कि नहीं है, वो हमने पूरा फिल्टर इसके अंदर लगाया हुआ है। तो वही कस्टमर इसको पास कर पाएंगे जो कि कस्टमर एक्चुअली में कार्ड के लिए एलिजिबल है। आज की डेट में अगर मैं अप्रूवल रेट की बात करूँ, अगर आप सबको पता अप्रूवल रेट होता क्या है कि हम जितने कस्टमर को सोर्स करते हैं कितने कार्ड बने। एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ कस्टमर को लाना नहीं है, उसका कार्ड बनाना है। तो इसलिए ज़रूरी है जिस कस्टमर को हम पिच कर रहे हैं वो कस्टमर एलिजिबल हो, और अगर वो राइट कस्टमर है तो उसको कार्ड मिले हमारे बैंक से। ओके, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें डिजिटल की, ठीक है, तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं। पहली चीज़, इसमें कोई भी कस्टमर से इंटरेक्शन पर्सनल लेवल पे नहीं होता है। फ़ोन पे होता है जो हम करते हैं, लेकिन पर्सनली हमें किसी को भेजना नहीं होता कस्टमर के ऑफिस में या घर पे कि भैया आप डॉक्यूमेंट उठाओ या कुछ करो। हम जब भी कस्टमर को कॉल करते हैं, जर्नी ने हम ये जिस प्लेटफॉर्म ने ये हमें सुविधा दी हुई है कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कस्टमर को घर बैठे, अगर कस्टमर घर पे है या ऑफिस में है, वहीं बैठे वो अप्लाई कर सकता है अपनी ईज या अपने कंफर्ट के अनुसार। कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारे कस्टमर मार्केट में आपको पता होगा पर्सनली मिलना प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जो एक्सटर्नल बंदों को एंट्री भी नहीं देती है आज की डेट में, और ये पिछले दो साल तो चल ही रहा है। तो जब हम फिजिकल करते थे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, फिजिकल में कस्टमर से मिलना होता है पर्सनली, लेकिन आज के टाइम पे कस्टमर नहीं मिलता है बहुत सारे केसेस में। कोविड है, आपको पता ही है जो भी चल रहा है। तो उसका ही सबसे बड़ा इलाज यही है सोर्सिंग का, ताकि हमारी सोर्सिंग भी होती रहे
और हमारे कस्टमर्स को इंटरेस्टेड भी बना के रखें। तो इसलिए हमने डैप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके फ़ायदों की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन कस्टमर से नहीं होता है। प्रोसेस क्या है डैप की मैं उसको बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़ायदे बता रहा हूँ मैं आपको। कस्टमर से कोई भी पर्सनल या फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन था दिल्ली में, जब ऑफिस आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, मेट्रो आधी चल रही थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में, तो उसके देखते हुए हमने ऐसा जो चीज़ बनाई है इससे कस्टमर से हमें पर्सनली ना मिलना पड़े, ओके। दूसरी चीज़, पेपरलेस एक्टिविटी। पेपरलेस का मतलब क्या होता है, जब हम कस्टमर्स का फिजिकल फॉर्म उठाते हैं तो सब कुछ पेपर में जाता है, चाहे वो केवाईसी हो, चाहे वो उसके इनकम डॉक्यूमेंट हो। कार्ड टू कार्ड है तो कार्ड की स्टेटमेंट है, अगर सैलरी उठा रहा है सैलरी के पास बैंक स्टेटमेंट है, ओके। अपने प्रोसेस में कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है थ्रू आउट। जब से कस्टमर इंटरेस्टेड हुआ, हमने उसको लिंक भेजा, उसने लिंक में मेरी बेसिक डिटेल डाली कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ, ये कंपनी में काम करता हूँ और मैं अप्लाई कैसे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारा कार्ड ले रहे हैं, 90% कस्टमर्स एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा है कहीं पे भी, 90%, ठीक है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि सबके लिए ईजी रहे। ना उसको कहीं पे कार्ड नंबर डालना है, ना उसको कहीं पे कार्ड की लिमिट डालनी है, ना उसको कुछ और डालना है, ना उसको बताने की मेरी इनकम कितनी है। उसको सिर्फ एक सरोगेट सेलेक्ट करना होता है कि मैं भैया कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ या सिविल सरोगेट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो भी उसके डिटेल ब्यूरो में या सिविल में ऑलरेडी रहती है, उसके आधार पर हम उसकी एलिजिबिलिटी निकाल के उसको कार्ड ऑफर करते हैं। साफ और सीधी बात। कस्टमर को शुरू से लेकर आखिर तक, जब से आपने लिंक भेजा, जब तक कस्टमर को कार्ड मिला, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता। बहुत सारे कस्टमर मार्केट में ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते डॉक्यूमेंट शेयर करने में, खास तौर पे इनकम मिसयूज होता है। पहले होता था, एक फाइल आई उसकी 4 फाइलें बन जाती थी। फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जहाँ फोटो कॉपी चलती थी या व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट आते थे, बहुत बड़ा रिस्क है, कोई किसी के साइन मार रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल। वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। पेपरलेस एक्टिविटी, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमें शुरू से लेकर आगे तक नहीं है। कहीं पे भी हम ये भी नहीं पूछते कि भैया आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है, कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है, लिमिट हम उठाएंगे, एलिजिबिलिटी हम बता के कार्ड्स को ऑफर करेंगे, ठीक है। आज की डेट में हम जो भी कस्टमर्स को हम जो कस्टमर अप्लाई कर रहा है, आज की डेट में अप्रूवल रेट का मतलब होता है कार्ड कितने बने, जो कितना कस्टमर ने अप्लाई किए। किसी भी बैंक का आप उठा के देख लीजिए, हद से 40 से 45%, हद से बता रहा हूँ, उससे ऊपर का अप्रूवल रेट नहीं है। आपने भी शायद खुद नोटिस किया, आप लोग काम करते हो ऑलरेडी बाकी बैंक्स के लिए भी। लेकिन जो मेरा अप्रूवल रेट है, अप्रूवल रेट मतलब जितने फॉर्म्स हमने सोर्स किए और जितने कार्ड बैंक ने बनाए, आज की डेट में मेरा अप्रूवल रेट खड़ा है 72% पे। 72 बोले तो हर 10 में से 7 कस्टमर को कार्ड में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होती है इसमें। हमने लीड बनाई, दिन भर लीड बनाई, फॉर्म भेजा, पता चला किसी दिन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी बैंकों में आप फॉर्म भेजोगे ना, ये सच्चाई है, 10 फॉर्म भेजोगे 3 या 4 कार्ड ही बनेंगे। लेकिन मेरे यहाँ पे अगर 10 एलिजिबल कस्टमर आते हैं तो मैं कम से कम 7 बंदों कार्ड बनाऊंगा। पॉलिसी क्या मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको फायदा बता रहा हूँ इसके। दूसरी चीज, ठीक है, कस्टमर अपने कंफर्ट में, कस्टमर कंफर्ट है, मैंने आगे पीछे कर दिया, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर कस्टमर घर बैठा है, घर से अप्लाई कर सकता है। अगर कस्टमर ऑफिस में, ऑफिस से अप्लाई कर सकता है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है। आज के डेट में हम लोग, आज से कुछ टाइम पहले तक हम लोग सामान जो था घर का, मोबाइल फोन हो गया, हम दुकानों पे खरीदते थे। आज के डेट में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बट आज के डेट में हमारा जो मेजर जो यूथ है, जैसा आप लोग, आप यंग लोग हो सारे के सारे, हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, वहाँ से हम सामान खरीदते हैं। इवन घर का सामान, राशन भी आज की डेट में ऑनलाइन आता है। तो कार्ड क्यों नहीं ले सकते हम ऑनलाइन? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट चेंज हो रहा है और हमें मार्केट के साथ चलना है, और चेंज खुद भी होना है, कस्टमर को भी करना है, ठीक है। कस्टमर कहता है जी अभी समय नहीं, कोई बात नहीं सर, आप घर पहुंचोगे 7-8 बजे, आप तब अप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें कोशिश यही करनी है कि कस्टमर हाथों हाथ अपनी जर्नी कंप्लीट कर ले, बट इन केस फॉर सम रीजन अगर कस्टमर कंप्लीट नहीं कर पाता है जर्नी, तो बाद में भी कर सकता है। हम जो कस्टमर को लिंक भेजते हैं वो, ठीक है, वो लिंक 90 डेज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। बट विद इन 7 डेज, विद इन 3 डेज वी हैव टू कंप्लीट द जर्नी, की पूरी की जर्नी कंप्लीट कर ले। जर्नी का मतलब क्या होता है, आपने कस्टमर को लिंक भेजा, कस्टमर डिटेल डाली और अप्लाई किया, ठीक है।
वी केवाईसी क्या होता है? वीडियो केवाईसी। ठीक है, वीडियो केवाईसी का मतलब ये होता है कि जब कस्टमर अप्लाई करता है, ये चेक करने के लिए किस कस्टमर ने अप्लाई किया है, डिटेल्स उसने कंफर्म करी हैं, जो भी करी हो ठीक है, के लिए वीडियो केवाईसी के थ्रू कस्टमर को एक लास्ट स्टेप जो होता है हमारे डैप के प्लेटफॉर्म पे, वही वीडियो केवाईसी होता है, जिसमें कस्टमर हमारे एजेंट से कनेक्ट करता है। वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल सब करते हो व्हाट्सएप पे किसी को, वैसे ही होती है। एक एजेंट कस्टमर के सामने आता है, कस्टमर से 2-3 कुछ सवाल पूछता है और कस्टमर को ओके या नॉट ओके करता है। पूछते कस्टमर ओके होते हैं, कस्टमर ने खुद ही फॉर्म भरा होता है। ओके, तो वी केवाईसी जो प्रोसेस है हमारा, ये सारे कस्टमर्स के लिए है। इसके बाद ही कस्टमर का जो पूरी जर्नी है, पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट होता है बैंक में उसकी एंट्री का। ठीक है, दूसरी चीज, हम जब सोर्सिंग करते हैं आज के डेट में, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल सोर्सिंग नहीं है। फिजिकल सोर्सिंग जब तक थी, जब फिजिकल सोर्सिंग का मतलब जब फॉर्म उठाते थे, अगर एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है वो सिर्फ दिल्ली के फॉर्म सोर्स कर सकता था, बिकॉज फील्ड के बच्चे चाहिए होते थे हमें। या अभी भी हम जो सोर्सिंग करते हैं, जो हम फिजिकल फॉर्म पे करते हैं, बच्चों को जाना होता है कस्टमर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो ऐसा तो नहीं दिल्ली का बंदा मुंबई पहुंच जाएगा, इतना तो कन्वेंस नहीं मिलता ना। ठीक है, बट इस प्लेटफॉर्म से ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप दिल्ली बैठ के पूरे इंडिया में जितने हमारे पिन कोड्स ओपन है सोर्सिंग के लिए, कहीं भी सोर्सिंग कर सकते हो। हमारी रीच बढ़ गई है, इसलिए हमारा बिजनेस बढ़ गया है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप जहाँ बैठे वहीं की सोर्सिंग करो। ठीक है, नोएडा बैठ के दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर तो हम सोर्स करते ही हैं, लेकिन बाकी लोकेशंस का भी हमारे पास स्कोप है, हम सोर्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे तो कर दिया करो कभी यार। ठीक है, ये बताओ। भाई आपस में बात मत करो, मुझसे बात करो। ठीक है, सर कस्टमर का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन। वीडियो केवाईसी के बाद। ठीक है, अब बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अब अगर आपके पास पॉइंट है कोई तो आप प्लीज लिख लीजिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सबके आंसर दूंगा। ठीक है, पहले मैं कुछ पॉइंट जो बताने वो क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और सब बोलेंगे। ठीक है, फिल्टर क्या होता है कि हमारे अपना जो प्रोसेस है उसमें हमने कुछ फिल्टर लगा रखे ताकि जो कस्टमर एलिजिबल नहीं है वो आगे स्टेज पे नहीं बढ़ पाए। उदाहरण के लिए एक होती है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का क्या मतलब होता है? कस्टमर या तो कार्ड होल्डर है ऑलरेडी उस बैंक का, या वो पहले अप्लाई कर चुका, डिक्लाइन हो चुका है उसको। दो ही चीजें होती है। ठीक है, तो पहला जो फिल्टर है वो है डुप्लीकेसी का, उसको हम डिड्यूप कहते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो वो कस्टमर आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले क्या होता था, हम जो फिजिकल फॉर्म सोर्स करते थे, कुछ फॉर्म बैंक रिजेक्ट कर देता था फिजिकल फॉर्म, क्योंकि वो कस्टमर ऑलरेडी अप्लाइड होते थे या तो कस्टमर ऑलरेडी कार्ड होल्डर होते थे। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कस्टमर ऑलरेडी अप्लाइड है हमारे पास, उनकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे थैंक यू आया था। ओके, तो ये वेस्टेज कम है। दूसरी चीज़ है सिविल। किसी भी बैंक में सबसे बड़ा डिक्लाइन का रीजन कार्ड का होता है सिविल। सिविल ब्यूरो चेक होता है कस्टमर की क्या हिस्ट्री रही है फाइनेंस को लेके। रिपोर्ट कार्ड होता है फाइनेंशियल, कस्टमर ने कोई लोन लिया है कहीं से, कोई कार्ड उसका ऑलरेडी कैरी कर रहा है, वो भाई पेमेंट ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी है वो एक रिकॉर्ड होता है पूरा, जो सारे बैंक चेक करते हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म पे ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं। अगर कस्टमर का फॉर एग्जाम्पल सिविल में कोई इशू है तो कस्टमर आगे नहीं बढ़ेगा। साफ और सीधी बात। हम अभी बात कर रहे हैं फिल्टर्स कौन से हैं और वेस्टेज कैसे कम करते हैं। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में ये सुविधा नहीं होती है हमारे पास। हम भेज देते, पता चलता बाद में कि भैया 5 फॉर्म तो रिजेक्ट हो गए 10 में से कि सिविल खराब था। होता था ऐसा, हम भी पहले फिजिकली करते थे। तीसरा है पॉलिसी। पॉलिसी का क्या मतलब होता है? एलिजिबिलिटी। बेसिकली कस्टमर की अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं, ठीक है, हमारे पास दो तरह के कस्टमर आते हैं या दो तरीके से कस्टमर आ सकते हैं, उनको हम कहते हैं सरोगेट। ठीक है, सरोगेट इज नथिंग बट कस्टमर किस मीडियम से या किस तरीके से हमारे पास ऑनबोर्ड होता है। हमारे पास दो सरोगेट्स हैं। पहला जो मेन सरोगेट है वो है कार्ड टू कार्ड। ठीक है, ये बात करते हैं सरोगेट की।
ठीक है, अदर बैंक कार्ड। ठीक है, जब भी कस्टमर अप्लाई करेगा ये सारा कस्टमर देखेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो फिक्स करना है ना, हमें सिर्फ पहला सरोगेट, जब कस्टमर सेलेक्ट करेगा उसका तीनों ऑप्शन आएंगे जो अप्लाई कैसे करना चाहते हो। तो ये हमारा फर्ज है कि हम कस्टमर को, ठीक है, पुश करें कस्टमर को कि वो बोले कि सर आप एग्जिस्टिंग लोन या अदर क्रेडिट कार्ड, या सरोगेट का नाम होता है एग्जिस्टिंग लोन ओब्लिक अदर बैंक कार्ड। इसका क्या मतलब होता है, अगर कस्टमर के पास दूसरे बैंक का कार्ड है, इसको हम कार्ड टू कार्ड कहते हैं, तो कस्टमर एलिजिबल है। अदर बैंक कार्ड की लिमिट कितनी चाहिए होती है हमें? 50,000। यानी कस्टमर अगर येस बैंक के अलावा किसी और बैंक का कार्ड यूज कर रहा है जिसकी लिमिट 50,000 या उससे ऊपर है तो कस्टमर एलिजिबल है, ठीक है। और नहीं तो कोई एग्जिस्टिंग लोन की जब हम बात करते हैं, PL, HL, ऑटो लोन। अगर कस्टमर के पास, मान लीजिए कस्टमर क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं आ पा रहा है फॉर सम रीजन, उसके पास कार्ड नहीं है, कार्ड कम लिमिट का है, कार्ड कभी कभी ऐसा होता है कार्ड की लिमिट अच्छी होती है बट कस्टमर कार्ड यूज नहीं करता। ध्यान रखिएगा, हम जो भी लिमिट उठाते हैं, जो भी चीज एलिजिबिलिटी बनाते हैं, वो सिविल या ब्यूरो से बनाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी कस्टमर की अगर लिमिट बहुत ज्यादा तो एलिजिबल होगा नहीं, तो चेक सामान लगे हम चेक करेंगे उसको। अगर कस्टमर लाख रुपए कार्ड लेके बैठे लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, मान लीजिए कि 4 बैंक का कार्ड है उसके पास, वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो शायद मेरे पास एलिजिबिलिटी ना रखिए, पॉलिसी में डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, तो ये डिस्कस नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एग्जिस्टिंग लोन। अगर कस्टमर के पास PL यानी पर्सनल लोन, HL यानी होम लोन, AL मतलब ऑटो लोन। ऑटो लोन में सिर्फ 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कस्टमर हाँ कार लोन, 4 व्हीलर कार लोन, अगर कस्टमर के पास इन तीनों में से कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है जो 6 महीने पुराना है और उसमें वो सिंगल बॉरोवर है, ज्यादातर होम लोन में को बॉरोवर होते हैं, कोई जुड़ा होता है, वो नहीं। तो अगर कोई लोन चल रहा है उसका, तो उसके बेसिस पे भी हम एलिजिबिलिटी कस्टमर को दे सकते हैं, कार्ड दे सकते हैं। तो इट मीन्स अगर कार्ड नहीं है, अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन भी है, तो भी आप उसको येस बैंक का कार्ड पिच कर सकते हो, दिला सकते हो। जो पिचिंग आपकी रहेगी, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाना सर, ठीक है। हम कार्ड टू कार्ड ज्यादा फोकस करते हैं, एग्जिस्टिंग लोन वाला खुद ही पकड़ता है सिविल से। सर आप कोई कार्ड होल्ड कर रहे हो 50,000 के ऊपर, हाँ सर कर रहा हूँ, सर प्लीज अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं भी बैठे कर सकते हो आप, ठीक है। जो पूरी प्रोसेस है, लिंक भेजने से लेके VKYC तक की प्रोसेस 3.5 मिनट की होती है। अगर कस्टमर अच्छे कनेक्शन में बैठा है तो कस्टमर कर रहा है, तो आज के डेट में सबके मोबाइल में हाथ बढ़ते चलते हैं, है ना, चैटिंग करते करते हमारे थोड़े हाथ यूज तो हो गए, और कस्टमर की डिटेल्स कस्टमर से अच्छे कोई नहीं जानता। फॉर्म पे क्या होता था, पहले जब फिजिकल फॉर्म भरते थे, फॉर्म आता था खाली, यहाँ से कॉल करते थे हम, सर घर का एड्रेस बता दो। कस्टमर ने बताया कि B74/8 प्लॉट नंबर है, उसने बोला B, बच्चा लिखता है D, फोन पे पता नहीं चलता। जब फॉर्म जाता है CPU में डिक्लाइन हो जाता है कि भैया आपका एड्रेस गलत दिखा है। कस्टमर तो बोलेगा मैंने ठीक बताया था, लेकिन हमने राइटिंग में गलत कर दिया। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें, ओके। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने कस्टमर से बोलते सर आप ही भर लो, क्योंकि आपको ज्यादा पता है आपका एड्रेस क्या है क्या नहीं है। ओके, कमिंग बैक, जो सरोगेट या जो जिस चीज के थ्रू हमें अप्लाई करवाना है, वो पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग लोन और अदर बैंक कार्ड। सर आप किसी और बैंक का कार्ड होल्ड कर रहे हैं 50,000 के ऊपर, हाँ कर रहा हूँ सर प्लीज अप्लाई कर दीजिए। साफ और सीधी बात, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना हमें, क्योंकि सारे फिल्टर हमने सिस्टम पे लगा रखे हैं। आपको उससे डुप्लीकेसी नहीं पूछनी है, आपको सिविल नहीं पूछना है उससे, आपको पॉलिसी भी नहीं पूछनी है, सिस्टम में ऑलरेडी है। आप पूछना चाहो वो आपकी मर्जी है, बट आपकी पिचिंग और लंबी हो जाएगी। ओके, तीसरी चीज़ है IDV। चौथी, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 फिल्टर्स हैं सिस्टम के अंदर, जिससे कस्टमर जो एलिजिबल होगा, जो इन सबको पास करेगा, वही आगे कार्ड बनने के लिए जाएगा। ठीक है, IDV में आता है। IDV का मतलब होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके अंदर बेसिकली कस्टमर की प्रोफाइलिंग देखी जाती है, सेंसिटिव प्रोफाइल होते हैं, कुछ डेजिग्नेशन होती है, कुछ कुछ हंटर मैच केसेस होते हैं, बेसिकली प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है। अगर कस्टमर बार बार लास्ट 3 महीने बार बार अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस चेंज कर रहा है, वो सारी चीज सिविल में कैप्चर होती है। ओके, बाकी इंटरनल चेक्स होते हैं हमारे, ये मोटा मोटा प्रोफाइलिंग से रिलेटेड होता है। प्रोफाइलिंग कस्टमर कि कस्टमर ने जो डाला है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कस्टमर की डेजिग्नेशन कुछ बहुत वो तो नहीं है, ड्राइवर हो गया, ओके, P1 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ऐसे केस मोस्टली IDV में रुकते हैं। अब
सबसे बड़ा फायदा क्या है प्लेटफॉर्म का, जब किसी एजेंट ने या आपके टीएल जिनका नंबर रजिस्टर्ड है टीएल्स का जब हम किसी कस्टमर को लिंक भेजेंगे, मान लीजिए कस्टमर जर्नी कर रहा है कहीं पे, उसको रिग्रेट मैसेज आ गया। रिग्रेट मैसेज क्या होता है? थैंक यू फॉर अप्लाइंग, वी कैन नॉट गो फर्दर। ठीक है, अभी तक क्या होता था, बैंक के एमआईएस का वेट करते थे कि एमआईएस आएगा तब पता चलेगा क्या हुआ, डिक्लाइन कितने हुए हैं, क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ। एजेंट के एजेंट का जो इंटरफेस होता है, यहाँ पे एजेंट लिंक भेजता है, उसके नीचे हर कस्टमर की लिस्ट बन जाती है जिस चीज़ को उस बंदे ने लिंक भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे चार मेरे टीएल्स कस्टमर्स को लिंक भेज रहे हैं, तो जिस टीएल ने जिस कस्टमर को लिंक भेजा उसकी पूरा एक लिस्ट बन जाती है नीचे, और उस लिस्ट में लिखा रहता है अगर कस्टमर एलिजिबल नहीं है या फेल हो गई है जर्नी, तो उसमें लिखा रहेगा किस चीज़ में फेल हुई है, क्या वो डुप्लीकेट था, क्या वो सिविल में पास नहीं हुआ, क्या वो ड्यूटी में फंस गया, मतलब पॉलिसी फंस गया, लिखा आता है फेल या पास। ओके, तो अभी वो ऑनलाइन का फायदा यही है। ऑनलाइन का क्या मतलब होता है? सब कुछ सामने हो, वेट ना करना पड़े आपको, बैंक के एमआईएस तक की वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है, कस्टमर का जर्नी करा के उसकी वीकेवाईसी करवानी है। छोड़ना मत कस्टमर को जब तक उसका वीकेवाईसी नहीं हो जाता। वीकेवाईसी का मतलब वो वीडियो पे कनेक्ट नहीं हो जाता, उसके लिए कोई अलग से लिंक नहीं जाता। जो लिंक हम स्टार्टिंग में भेजते हैं उसी लिंक के थ्रू ही आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट में उसका एक वो आता है, काइंडली कनेक्ट विद द वीकेवाईसी टीम, क्लिक करेगा, हमारा एजेंट सामने आ जाएगा। ओके, कभी कभी क्या रहेगा कि कस्टमर कनेक्ट करेगा लेकिन उसकी वेटिंग में रहेगी इस कॉल। ठीक है, हम भी जब एयरटेल कस्टमर केयर फोन करते हैं, किसी भी कस्टमर केयर फोन करते हैं फॉर सम रीजन, हमारी भी कॉल वेटिंग में जाती है। ऐसे नहीं होता पहली बार में खटाक से बात हो गई। ओके, और ऐसा भी नहीं कस्टमर को नंबर दबाने पड़ेंगे, एक दबाइए हिंदी के लिए, 2 दबाइए इंग्लिश के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर की वेटिंग आती है। अगर मान लीजिए उसमें क्यू ज़्यादा है, क्यू मतलब कि ऑलरेडी कोई कस्टमर लाइन में लगे हुए काफ़ी, हमारे पास एक टीम है सेंट्रल जो वीकेवाईसी करती है, वो सारे बैंक के ऑन रोल स्टाफ ही है। ठीक है, उनसे कॉल कनेक्ट होती है वीडियो केवाईसी के लिए। अगर फर्स्ट टाइम में आप कस्टमर ट्राई कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कनेक्ट नहीं हो पा रही फॉर सब रीजन, या तो हो सकता है कनेक्शन हो, अच्छे कनेक्शन में ना हो। हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैट हमारी 2G 3G पे हो जाती है, लेकिन वीडियो कॉल के लिए थोड़ी बैंडविड्थ अच्छी चाहिए होती है। 2 रीजन से, एक तो हमें कस्टमर की फोटो क्लिक करनी होती है और कस्टमर का पैन कार्ड। पूरे जर्नी में हमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कस्टमर का ओरिजिनल पैन कार्ड, और कुछ नहीं चाहिए। जब भी कस्टमर वीकेवाईसी करने बैठे, उसको बोला सर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड जरूर रखना, लैमिनेशन वाला नहीं, फोटोकॉपी नहीं, टूटा हुआ नहीं। ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए, तभी वीकेवाईसी सक्सेसफुल होगी आगे। मान लीजिए कस्टमर कनेक्ट हो गया एजेंट से, लेकिन उसके पास उस समय पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, जब सब कुछ रहेगा, लास्ट में एजेंट पूछता है अपने पैन कार्ड की फोटो दिखा दीजिए। ठीक है, आपके पैन कार्ड की फोटो मुझे क्लिक करनी है। मान लीजिए उसमें पैन कार्ड नहीं है कस्टमर के पास, तो हो सकता है, होता भी ऐसा। ठीक है, या मान लीजिए उसके पास ब्रोकन है या उसके पास नहीं है, फोटोकॉपी है। तो इसका एक और फायदा ये भी है कि कस्टमर अगर मान लीजिए उस समय कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर रहा है, वो कुछ टाइम बाद भी कनेक्ट कर सकता है एजेंट से, जब उसके पास पैन कार्ड होगा। उसके लिए आपको दोबारा लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, और उसी लिंक से कंटिन्यू करें। हाँ, उसी लिंक से कर सकते हैं। और नहीं तो अगर मान लीजिए कस्टमर बोलता है 50 मैसेज आते हो, आपका लिंक ना मुझे मिल नहीं रहा है, आप दोबारा लिंक सेंड कर दो, तो आपको कोई डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आपके जिस एजेंट ने भेजा है, वो जिस टीएल ने, उसके नीचे उस कस्टमर का नाम होगा, जो उसके नीचे डैशबोर्ड बनता है पूरा, उसमें आखिर में एक ऑप्शन होता है रीसेंड लिंक, बस दोबारा रीसेंड करना, उस पर एसएमएस चला जाएगा। कस्टमर के पास एसएमएस और ईमेल के थ्रू 2 लिंक जाते हैं। 99% कस्टमर मोबाइल से एक्सेस करता है, जो एसएमएस उसके पास है उस पर क्लिक करेगा, वीडियो केवाईसी उसकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस हमारा प्रोसेस पे है। प्रोडक्ट तो हर जगह ना सामान सेम मिलता है, लेकिन आप जाते किस दुकान में हो जहाँ पे व्यवहार अच्छा होता है, जहाँ प्रोसेस अच्छा होता है। आप उसी जगह से सामान लेते हो जहाँ पे बंदे का व्यवहार और प्रोसेस अच्छा होता है। प्रोडक्ट तो बहुत सारे बैंक देते हैं, लेकिन ये जर्नी है अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देती है कस्टमर को। ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ कार्ड के लिए, यार अच्छी चीज़ है। ओके, और अगर मान लीजिए कस्टमर कभी कनेक्ट करता है, क्यों बढ़ गई है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो निराश ना हो, ना कस्टमर को होने दे। कस्टमर को हम थोड़ी देर बाद दोबारा कनेक्ट करा सकते हैं उसी लिंक से। और सबसे बड़ा फायदा, कस्टमर को पूरा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अगर कस्टमर को आपने सुबह लिंक भेजा, मान लीजिए सब कुछ उसने कंप्लीट कर लिया, पैन कार्ड कैरी नहीं कर रहा है, उससे बोले सर कोई बात नहीं, आप पूरा ना अपना डिटेल डाल के पूरा कंप्लीट कर लीजिए, बस उस पेज पे छोड़ देना जहाँ पे वीकेवाईसी एजेंट से कनेक्ट होता है। लास्ट पेज जो होता है जहाँ पे TOL नंबर जनरेट होता है, आपने तो कुछ लोगों को शायद पता भी होगा। ओके, आप वहाँ छोड़ के ना बंद कर दो विंडो,
फिर दोबारा जब पैन कार्ड लेके बैठोगे उस विंडो को क्लिक करना, मतलब मेरे एसएमएस जो आया है लिंक यस बैंक से क्लिक करना, आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे लास्ट क्लोज किया था वो। आपको पूरा का पूरा नहीं भरना पड़ेगा, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, विद इन 3 days कस्टमर को जर्नी कंप्लीट करनी ही करनी है, नहीं तो फिर उसको दोबारा सब कुछ करना पड़ता है। जब भी कस्टमर दोबारा लिंक क्लिक करेगा, जो पहला पेज हमारा आता है वो पैन कार्ड का आता है। कस्टमर को पैन कार्ड डिटेल मोबाइल में डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा तभी लॉगिन होगा, लेकिन लॉगिन करके उसके बाद लास्ट पेज खुल जाएगा जहाँ उसने लास्ट छोड़ा था। तो हर बार उसको साइड डालनी होती पड़ेगी, ना उसको ना आपको। आपने भी एक बार लिंक लीड भेज दी तो लिंक आपके पास नीचे बन जाएगा, लिंक रिसेंड करते हैं लिंक जाता रहेगा उसके बाद। तो ध्यान रहे, प्रोसेस हमारा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन प्रोसेस सबसे बड़ा मेन है। हमें प्रोसेस पिच करनी है कस्टमर को। ठीक है, कोई मिलना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। मैं सर आपसे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, आपको केवाईसी भी नहीं देना है, ना आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स देने हैं कस्टमर, पेपरलेस। ओके, अभी एक भाई ने पॉइंट पूछा था, आपने पूछा था वो सीपी वाला। ठीक है, वेवर क्या पूछ रहे थे आप? फिजिकल वेरिफिकेशन होता है सर, वीडियो केवाईसी। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या नाम है आपका? कार्तिक। अच्छा, कार्तिक ने सवाल पूछा था, ठीक है, कि फिजिकल वेरिफिकेशन होती है कि नहीं होती। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मतलब होता है, घर पे और ऑफिस में वेरिफिकेशन होती नहीं होती है। तो देखिए, वो एक बैंक की कॉल है, साफ और सीधी बात। ठीक है, ये बात भी सही है कि हम हर कस्टमर की नहीं करते हैं, और ये बात भी सही है कि हम हर कस्टमर को छोड़ते भी नहीं है। आज के डेट में जो हम फिल्टर्स लगा रखे हैं, इसकी वजह से एक फायदा हमें और हुआ है कि हमें सारे कस्टमर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एटलीस्ट 60% कस्टमर, आज के डेट में 55 से 60% कस्टमर्स की वेरिफिकेशन फिजिकल हम नहीं करते। ठीक है, मैं सामने बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कस्टमर को छोड़ देंगे। ओके, ये प्योरली बैंक की कॉल। ठीक है, बट ये है कि जो भी हमने फिल्टर लगाए, प्रोसेस बनाया है, उसकी वजह से हमें हर केस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक, जो भी डिटेल कस्टमर ने डाली है, खास तौर पे घर का और ऑफिस का एड्रेस, सबसे ज्यादा गड़बड़ वही होती है, वो एकदम करेक्ट हो। ठीक है, और बहुत बढ़िया प्रोसेस है। कस्टमर जब शुरू करेगा तो उसको मजा आएगा कि कुछ नया देख रहा हूँ। अभी तक पूछना किसी को कुछ? सर, ये जिसका डन हो जाता है उसका कितने दिन में कार्ड पहुंच जाएगा? 5 वर्किंग डेज। नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज। और किसी का अगर 10 और 15 में भी नहीं पहुंच रहा है, देन इट मींस वो केस चेक करना पड़ेगा। मेजरली क्या होता है उसमें, कस्टमर फोन पिक नहीं कर रहा है या वेरिफिकेशन? वो चेक करना। सर, हाँ जी। वीडियो केवाईसी के लिए टाइमिंग पीरियड क्या है? 9:30 से 8। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज। एक भाई, एक सेकंड। नीरज ने क्या पूछा, पता चला आपको? मैडम, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम? नहीं, आप बैठो, आप बैठो। आप वही पीछे। क्या पूछा नीरज ने? तो मैम बोलते क्यों नहीं हो? तो आप बोलते थोड़ा तेज बोलो, नीरज जी थोड़ा तेज बोलो। सर, वीडियो केवाईसी की टाइमिंग पीरियड क्या है? अब सुनाई दिया आपको? वीडियो केवाईसी की टाइमिंग पीरियड क्या है? हम 24 घंटे नहीं करते हैं। हाँ, कस्टमर को बताओगे ना कि इतने टाइम से इतने टाइम में ही कॉल कनेक्ट होगी ना आपकी बैंकर से। 9:30 to 8 o'clock, सुबह 9:30 से 8 बजे। ठीक है, और एक और चीज़ है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, अगर आप अपने लेवल पे उसको ठीक कर पाए या मैनेज कर पाए तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर कॉल जो हम वीडियो के वजह से कनेक्ट करवाने वाली कॉल होती है, वो हम दिन के फर्स्ट हाफ में करें, 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में, या तो हम शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कह रहे कि ऐसे ही करना है हमको, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता है। ट्रैफिक बोले तो कॉल थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम रहती है, लोग ऑफिस जाते रहते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। हम भी जब काम शुरू करते हैं सुबह, तो काम थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन जैसे जैसे घंटे निकलते रहते हैं ना, एकदम फंस जाते हैं। ओके, तो हम ये भी ट्राई करेंगे स्टार्टिंग से कि जब जितनी कॉल्स हमारी हो, मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे हो, हम वीडियो केवाईसी करा सकें। हाँ जी सर। If the customer is apply on this application online, after the enter his PAN number, so hit on his civil or not? After नहीं। decline or नहीं, approve? देखिए, जो फर्स्ट सबको समझ में आया? क्या नाम है सर आपका? Sushant. सुशांत ने क्या बोला, समझ में आया सबको? हाँ मैडम, क्या पूछा सुशांत ने अभी? पैन कार्ड मतलब अगर हम डालते हैं
इफेक्ट पड़ता है His negative point. ध्यान रखो, आप टीम ही हो, ठीक है? जो आप पूछ रहे हो सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहेंगे, ठीक है? देखिए फर्स्ट पेज जो होता है जहाँ पे पैन कार्ड नंबर हम डालते हैं, फर्स्ट पेज ही कस्टमर के पास पैन कार्ड का खुलता है। वहाँ पे हम फर्स्ट थिंग चेक करते हैं वो डुप्लीकेसी तो नहीं है। डुप्लीकेसी मतलब कस्टमर अगर पहले अप्लाई कर चुका है हमारे पास तो पैन कार्ड उसने पहले भी दिया होगा, ठीक है? तो फर्स्ट पेज का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कस्टमर को अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है, ओके? तो उस पेज पे हम डुप्लीकेसी चेक करते हैं और पार्शियल सिविल रन करते हैं। सिविल उस समय रन नहीं होता, सिविल उसके 2 स्टेप बाद रन होता है जब कस्टमर प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आता है, ठीक है? तब वो रन होता है क्योंकि हमें सरोगेट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, हो सकता है कस्टमर पे स्टेप पे अप्लाई करना चाहता हो, ठीक है? या हो सकता है कस्टमर कार्ड टू कार्ड करना चाहता हो। तो सिविल जो है वो सेकंड या थर्ड स्टेज में जब वो कस्टमर सरोगेट पे आता है, कार्ड सिलेक्शन पे आता है, तब रन होता है। सेकंड स्टेप में जाओ। थर्ड बोल लो, सेकंड पे तो घर की डिटेल और सब पड़ता है। उसके बाद At the time of eligibility competition, that वहाँ पर हिट करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना? हाँ, बिकॉज तब सिविल रन होगा। राइट। जब वो सरोगेट सेलेक्ट करेगा तब सिविल रन होगा और हम फैच करेंगे डिटेल और सिस्टम में जो भी लगा हुआ है कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी आ रही है, या जो उसने कार्ड टू कार्ड बोला है या उसने बोला कि भैया मेरा लोन चल रहा है, वो हमें तो पता नहीं रहेगा। सिस्टम में जो भी डिटेल होगी ब्यूरो में तब हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी के टाइम पे जब कार्ड सिलेक्शन करता है वो सरोगेट, ठीक है? बहुत अच्छा। और कुछ? Video KYC is mandatory or not? यस। Some customer is unable to attend to video KYC. मैं समझ गया, आप रुक जाओ। आते उस पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, अभी तो कुछ पूछना है किसी को? पीएल और एचएल कितना टाइम पुराना होना चाहिए सर? 6 महीने। 6 महीने मिनिमम। यस। रिकॉर्ड तभी आता है ना सिविल में यार। सिविल चेक आज मैं लोन लूंगा तो कल सिविल में चढ़ जाएगा मेरे को। 3-6 महीने लगते हैं उसको चढ़ने में। सर सिविल कितना का होना चाहिए इसमें? 700 सर ये रनिंग होना चाहिए, अगर 3 महीने पहले क्लोज हो गया है तो रनिंग ही होना चाहिए। सर कार्ड टू कार्ड के लिए सिविल कितनी चाहिए होती है इसमें? 700 ही है यार। सर 750 पे भी डिक्लाइन हो जाते हैं। लॉगिन करता है ना। लॉगिन करता हूँ देखो 750 पे भी डिक्लाइन हो जाते हैं। देखो तुम ना गाड़ी चलती है, पहला गियर लगाते हो, दूसरा तीसरा चौथा, तुम चौथे गियर पे पहुंच गए सीधा। अभी अब बाकी लोग पहले दूसरे गियर पे चल रहे हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो सुजान ने पूछा, आपने पूछा, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। अभी बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको लेके कुछ पूछना है आपको? ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया कितना है सर? कौन सा डिस्टेंस? जैसे कि आधार में कहीं का एड्रेस मेंशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब नहीं है। बहुत ही अच्छा पॉइंट। क्या नाम है आपका? सूरज जोशी। सूरज। अच्छा, ये बता दूं? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया चीज बताई, मैं मेरे दिमाग से मिस हो गया था। सर अच्छा कॉलर भी है। बहुत ही ओके। करंट एड्रेस प्रूफ का क्या मतलब होता है? जहां मैं रहता हूँ वहां का प्रूफ है कि नहीं है, और रेंट एग्रीमेंट नहीं चलता, ठीक है? फिजिकल हम करते हैं फाइल्स, उस पर करंट एड्रेस प्रूफ लगाना होता है, चाहे हम बैंकिंग लगाए, चाहे हम आधार लगाए, चाहे हम उसका टीएल लगाए, चाहे हम उसकी कोई और डॉक्यूमेंट लगाए, ओके? सबसे एक और बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो ये है कि इस केस में हमें करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? उदाहरण के लिए यार हम सब कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। मैं भी कहीं से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जगह है, महानगर कहते हैं इसको। महानगर में लोग आके बाहर से काम करते हैं मोस्टली, तो कहीं ना कहीं जो बेस होता है हमारा किसी और स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पटना का रहने वाला है, पढ़ाई करी कॉलेज से, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, दिल्ली या नोएडा में नौकरी कर रहा है, ठीक है? मेरे पास यहाँ का प्रूफ नहीं है, मैं बैचलर अकोमोडेशन में रहता हूँ या मैं रेंटेड रहता हूँ, लेकिन जब मैं कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा, कार्ड की सबसे अप्लाई करते सबसे बड़ी पॉलिसी ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें करंट एड्रेस देखना होता है। उदाहरण के लिए वो बंदा सेक्टर 2 में रहता है, जो घर है, वो जॉब करता है HCL में सेक्टर 3, और उसका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है पटना का है, जो उसका होम टाउन है, और उसके बाद यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, ओके? तो यहाँ पे जब हम डिटेल्स भरता है ना कस्टमर को, करंट एड्रेस पूछा जाता है उससे, तो करंट एड्रेस में वो नोएडा का एड्रेस डालेगा जहाँ पे वो काम करे। हमें करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर एक चीज और होती है, उसे कहते हैं eKYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC, जिसके अंदर कस्टमर का आधार खुलता है। थर्ड पेज में जब हम जाएंगे, कस्टमर को अपना आधार नंबर डालना होता है, ओके? आधार नंबर डालते उसके बाद OTP आएगा, वो OTP डालेगा, उसका आधार कार्ड सामने खुल जाता है फोन पे, तो उसे हम eKYC कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक KYC, ओके? vKYC नहीं, ई। तो उसमें जो एड्रेस रहेगा कस्टमर का, या तो वो वहाँ रहता होगा या नहीं रहता होगा। कभी कभी कस्टमर क्या होता है, जल्दबाजी में या किसी आलस में मान लीजिए कॉल लिखेगा, तो ये एड्रेस डाल देता हूँ,
जब भी कस्टमर का आधार सामने खुलता है उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि आर यू रिजाइडिंग इन सेम एड्रेस और नॉट, क्या आप जो एड्रेस आधार पे दिया गया है वहां रहते हो या नहीं रहते हो। ठीक है, या तो हाँ लिखेगा या ना लिखेगा। ठीक है, कोशिश यही करना हर कस्टमर उसको ना करे, नो मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, भले वहाँ पे रहता भी क्यों ना। इसीलिए क्योंकि कभी कभी आधार कार्ड पे भी कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है। जब मैं घर के एड्रेस की बात करता हूँ तो एड्रेस के अंदर सब कुछ आता है, गली नंबर भी आता है, फ्लोर भी आता है, प्लॉट नंबर 20/4, यानी कि वो एक प्लॉट नंबर है 20, उसके चौथे भाग में मैं रहता हूँ, यही होता है 20/4 का मतलब। ठीक है, मान लो बिल्डिंग है, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, फ्लोर नहीं लिखा हुआ आधार कार्ड पे, तो कार्ड डिलीवर नहीं होगा आपको। पॉइंट समझ रहे हो तुम? अगर आधार कार्ड, क्योंकि मैं तो काम तो घर से कर रहा हूँ, कंपनी तो मेरी अभी बंद है, घर से काम कर रहा हूँ, बट ध्यान रखना कि बंदे को ऑफिस का एड्रेस वो भी डालना है। भले ही आपका ऑफिस फिलहाल क्लोज है क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो, बस ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस तो ऑफिस ही रहेगा ना आपका। घर का और ऑफिस का एड्रेस अगर सेम हो गया, फाइल वहीं डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट, अब मान लीजिए कस्टमर पटना से बिलोंग करता है, नोएडा में रहता है किराए पे, कंपनी भी नोएडा में है, HCL ने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम करो। कस्टमर ने कहा कि मैं तो पटना से काम कर लूंगा, मैं घर का किराया क्यों, जब घर से काम करने मुझे तो अपने घर जाऊंगा मैं। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में घर का जो प्रेजेंट एड्रेस आएगा वो पटना वाला आएगा जहाँ पे बैठा है वो, और ऑफिस का एड्रेस नोएडा वाला आएगा। सिटी मिसमैच में केस डिक्लाइन नहीं होगा। ये मत सोचना कि मतलब पटना का घर का एड्रेस डाल रहा है, ऑफिस का नोएडा का डाल रहा है, डिक्लाइन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। सर फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों जगह होगी? यस, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कस्टमर को? करंट एड्रेस का मतलब जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो अवेलेबल है। सर इन्फॉर्म करके वेरिफिकेशन होगी या फिर वो बैंक इन्फॉर्म करके नहीं होती यार, ऐसे तो सर को मिल जाएगा, तो फिर सर verify होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर तो गड़बड़। अगर नहीं मिलेगा घर तो कॉल कर ही लेंगे कि सर आपका जो अपना एड्रेस है वो ट्रेस नहीं हो पा रहा। कभी कभी क्या होता है, गलियाँ होती है छोटी छोटी, लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क घुस जाओ लक्ष्मी नगर में, नोएडा में भी हरोला है या जो जगह है बहुत सारी है, वहाँ पे नहीं मिल पाता। तब आखिरी में वो कस्टमर, देखो वही मैं बता रहा हूँ, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम तुम्हें आएगी रेंट पे कॉम्बिनेशन में, जहाँ तुम्हें केयर ऑफ में लैंडलॉर्ड का नाम डालना है। ठीक है, बात केस स्पेसिफिक से बात करेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना करंट एड्रेस विल बी कस्टमर का अपना एड्रेस जहाँ पे वो अवेलेबल है। कंफ्यूजन मत देना। वर्क फ्रॉम होम के केस में भी ऑफिस और घर का एड्रेस अलग होना चाहिए, सेम एड्रेस ना डाले, और जहाँ वो बैठा हो वहीं का एड्रेस डालेगा। वेरिफिकेशन करनी नहीं करनी वो बैंक की कॉल है, वो आपका परव्यू नहीं है। आप ये मान के चलो कि 100% वेरिफिकेशन, कस्टमर को भी यही बोला कि सर वेरिफिकेशन होती है फिजिकल, तो कृपया करके एड्रेस वही डालना जहाँ पे आप हो। मैं आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा या मांग रही कि आप गलत एड्रेस डाल दो। जब प्रूफ की जरूरत है तो गलत एड्रेस क्यों देगा वो तभी देगा जब उसको नॉलेज नहीं होगी, आपने नहीं बताया होगा। ओके, तो आधार कार्ड खुलता है जब आधार कार्ड मान लीजिए किसी और स्टेट का एड्रेस है लेकिन रहता नोएडा में हूँ, कोई मिसमैच नहीं है, मुझे करंट एड्रेस दिल्ली का डाला, आधार मेरा एड्रेस कहीं का है, वो एड्रेस मैंने परमानेंट में डाल दिया। जब भी करंट एड्रेस परमानेंट से अलग होता है तो परमानेंट एड्रेस का भी एक पॉपअप खुल जाता है कि परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, इस केस में कस्टमर रहता नोएडा में है, आधार कार्ड पटना का एड्रेस है, करंट एड्रेस में जो ऑप्शन आएगा यू स्टेइंग इन सेम एड्रेस बोलेगा नो, क्योंकि वो नोएडा में रहता है। नोएडा का एड्रेस पूरा लिखेगा नीचे, एक और विंडो खुलेगी, काइंडली राइट योर परमानेंट एड्रेस, तो पटना का एड्रेस परमानेंट में डाल देगा। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टरनेट नंबर चाहिए होता है हमें। ऑल्टरनेट नंबर में कस्टमर ऑल्टरनेट तो बताया ना, फैमिली मेंबर का नंबर दे सकता है, वो डालना मैंडेटरी है। ठीक है, और कुछ सर बिजनेसमैन का कैसे बनेगा? मैम कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेगा वो। नहीं सर, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन के पास कार्ड नहीं है, कोई कार्ड मैम यूज देखिए नहीं कर रहा। मेरे पास सिर्फ एग्जिस्टिंग लोन और कार्ड टू कार्ड दो ही, एक ही सरोगेट है। ठीक है, किसी बिजनेसमैन का एग्जिस्टिंग लोन होगा तो उसके बेसिस पे कर सकते हो ना आप। बिजनेसमैन लोन तो लेके रखते हैं, उनको पूछो आपका कोई PL, HL या कार लोन चल रहा है तो आपको जो डेटा आता है वो तो मेरे सैलरी आता होगा सारा, नहीं सर, बिजनेसमैन का भी रहता है। अवॉइड करना थोड़ा सा, और बहुत तो लोन के बेसिस पे डाल सकते हैं, कार्ड टू कार्ड या लोन के बेसिस वो प्रोफाइल अलग होता है। आप भले किसी भी चीज़ में डालिए लेकिन एट द एंड इनकम भी चेक करी जाती है। ITR बढ़ते नहीं है, दिखाते 2.5 लाख से कभी वो हो रही है हमारी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को देखिए, बात बता रहा हूँ ताकि आपका कन्वर्जन अच्छा रहे। हम अवॉइड करते हैं थोड़ा कि सेल्फ, हम ज़्यादातर सैलरीड कस्टमर को फोकस करते हैं। सैलरीड कस्टमर को भी कार्ड टू कार्ड या एग्जिस्टिंग लोन देते हैं। ठीक है, बाकी आपकी कॉल है। ठीक है, एंड ऑफ द डे हमें कार्ड बनाना है। फ़ायदा क्या है,
हमारे पास एक कंपनी कैटेगरी की लिस्ट है जिसमें कुछ कंपनीज कैटेगरी ए में है, कुछ बी में है, कुछ जी है। जी बोले तो गवर्नमेंट। कुछ कंपनी के नाम उसमें नहीं भी होंगे, कुछ कंपनियां कैट सी में भी होंगे। ठीक है। सबसे एक और फायदा ये है कि आप किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय सोर्स कर सकते हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे ना हो। सबके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। अदर बैंक कार्ड 50,000 रुपये से ऊपर की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। या तो कोई लर्निंग लोन होना चाहिए। सिविल स्कोर पे बच जाना, इतने डिटेल डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं कस्टमर से। ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा जो मेन यूएसपी है, यानी कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जिस पे हम फोकस करते हैं वो प्रोसेस है। कस्टमर जो शुरू करता है प्रोसेस पूरी करता है। बहुत ही रेयर कस्टमर होते हैं जो प्रोसेस पूरी नहीं करते। नेट चला गया अलग बात है। सर सैलरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैम सैलरी 30,000। सैलरी को हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि सैलरी सेगमेंट में आज के डेट में अप्रूवल रेट नहीं है और उस पर सैलरी स्लिप अपलोड करनी होती है कस्टमर को। जब भी हम सैलरी के थ्रू अप्लाई करेगा ना कस्टमर पे स्लिप के थ्रू, तो उसके पास एक और पॉपअप आ जाएगा कि अपनी पे स्लिप अपलोड कीजिए। तो फालतू वो डॉक्यूमेंट फोटो खींचे अपलोड करेगा, क्लियर है कि नहीं है, कैलकुलेशन होती है 50 पे स्लिप के अंदर। ओके। अकाउंट नंबर लिखा है कि नहीं लिखा, बैंक का नेम लिखा है नहीं लिखा, तो बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं इसकी वजह से। FTNR पता है आपको क्या होता है? कोई बात नहीं। तो फोकस अदर बैंक कार्ड यानी कि कार्ड टू कार्ड या एग्जिस्टिंग लोन पे ही रहेगा। हर कस्टमर को हम इसी पे जर्नी कराएंगे। ठीक है। अगर कस्टमर किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर है या HCL जैसे मतलब कैटेगरी कंपनी है, आप बिल्कुल पे स्लिप पे भी ट्राई कर सकते हो। स्टेट कंपनी है। हाँ, बिल्कुल पे स्लिप पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो पे स्लिप पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है मैं बता दूंगा, वो आपका परिव्यू नहीं है, बट हमारा जो मेन पिचिंग है वो कार्ड टू कार्ड ही जाएगी। कुछ पूछना है? सर कार्ड की विंटेज कितनी होनी चाहिए? 6 मंथ विंटेज 30% अवेलेबल। सर आफ्टर वीडियो के वाई सी कस्टमर को कितने दिन में कार्ड डिस्पैच हो जाएगा? हाँ? किसने बताया? किसने पूछा? नीरज अभी मैंने पूछा था ये। तो ये खड़ा क्यों नहीं सुन रहा है यार? मैं तेरे बात सबको सुना रहा हूँ। 5 वर्किंग डेज, 5 to 6 वर्किंग डेज में पहुंच जाता है। तो आपको कोई बदबू नहीं है, बोलो पता है। ठीक है। ऐसा कोई कैसे तो आप हायर कीजिए तो कार्ड डिस्पैच कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में आ जाएगा। तेरे को ही भेजूंगा कार्ड लेकर, फिर मत कर। कार्ड बन जाएगा, फोन आएगा तेरे को, कार्ड लेकर क्या लेगा। ठीक है। वो बैंक का काम है यार। आपका काम ये है कि सही कस्टमर आए, कार्ड अप्रूव हो जाए, उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा बैंक डिस्पैच करना है, कुछ करना है, जो कार्ड करना है वो बैंक की कॉल है, वो बैंक का प्रोसेस है, उसमें आपका रोल नहीं है। हाँ, अगर कस्टमर का कार्ड बहुत पहले अप्रूव हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ है, कस्टमर कंप्लेंट डाल रहा है, तब हम खड़े हैं। लेकिन हर चीज़ का प्रोसेस है बैंक है, तो हर चीज़ का प्रोसेस बना हुआ है। आपका काम है सेल्स करना, अच्छे कस्टमर लाना, हमारा काम है कार्ड बनाना और डिस्पैच का और ये छोटे बाकी जो काम है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। ओके। हमें अप्रूव कराने कार्ड अप्रूव। ठीक है। अब देखिए कार्ड सिलेक्शन एक होता है जब हम फिजिकल एप्लीकेशन सोर्स करते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे पास पेज सामने होती है, हमारे पास कार्ड की स्टेटमेंट सामने होती है, हम कार्ड टिक करते हैं कौन सा कार्ड कस्टमर अप्लाई करेगा। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम कस्टमर को कार्ड नहीं बोल सकते आपको यही मिलेगा। ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ध्यान रखिए। ठीक है। आप पिच भले ही कर सकते हो, लेकिन आप कंफर्म नहीं करोगे कि भैया आपका कार्ड फ्री है, सॉरी आपका कार्ड यही मिलेगा। जो भी आपकी लिमिट ब्यूरो से उठाई जाएगी, जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी उसके बेसिस पे 2 बेस्ट कार्ड आपको दिखते हैं कस्टमर को कि सर आप इंडियन कार्ड के एलिजिबल हो। उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ होता है, कस्टमर लिंक को क्लिक करें, उसके अंदर कार्ड की फीस लिखी हुई होती है, कार्ड के पीछे लिखे हुए होते हैं। तो आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कस्टमर खुद देख सकते हैं कार्ड की फीस क्या और कार्ड की फीचर्स क्या, कितने रिवॉर्ड पॉइंट है, साल की फीस कितनी है, कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका रोल उसमें नहीं रहता। आपको कार्ड नहीं, आपको प्रोसेस पिच करनी है, ध्यान रखो। ठीक है। अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ, कौन कौन से कार्ड्स हम देते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं कार्ड के नाम लिखूंगा। ये सीरीज है। सीरीज मतलब इसके नाम के 2-3 कार्ड, इस सीरीज के 2-3 कार्ड हमने वो किए हुए हैं।
समझ में आ रहा है सबको? इतनी खराब तो राइटिंग नहीं है ना, ठीक है। तो स्टेट फीस है 399 रुपये साल की। अगर कार्ड का नाम आ रहा है प्रीमिया यस फर्स्ट प्रिफर्ड, हाँ जी इधर इधर वापस आ जाओ, ध्यान दो यार। यस फर्स्ट प्रीमिया कार्ड है, प्रिफर्ड है, एक्सक्लूसिव है, ये कार्ड के नाम है, उसको आगे लिखे आएंगे ये कार्ड है आपका, कार्ड भी बन के आता है, ओके। इनमें से कोई भी कार्ड है तो फीस है 999, सिर्फ 2 फीस है कार्ड की, यस प्लस जीएसटी है। ठीक है जी, तो बहुत आसान हो गया, आपको हर कार्ड की अलग से फीस जानने की, बताने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ पूछना है? सर ये रिफंडेबल का बता दो सर, रिफंडेबल कैसे होगी बस? रिफंड चाहिए, अभी तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। ठीक है, ये कौन थोड़ा छोटा कर देते हैं। यह है प्राइसिंग या एनुअल फीस, जो कि है इन सब कार्ड्स की 399 ठीक है जी। अब कस्टमर बोले कि नहीं मुझे तो फ्री कार्ड चाहिए, तो पहली बात कोई भी फ्री कार्ड नहीं है, ध्यान रखना। तरीका हो सकता है उसको वेव कराने का, रिफंड कौन बोल रहा है, रिफंड कराने का, या ठीक है वेव कहते हैं उसको, उसका तरीका एक होता है। लेकिन फ्री कार्ड पहले दिन से फ्री कार्ड कोई नहीं होता भाई, हम भी तो कार्ड छापरे लोग लगा रखे, हमने फ्री कार्ड देते रहेंगे तो हो गया ना फिर तो, ओके। अब वो कंडीशन क्या है, अगर कस्टमर मान लीजिए रिवॉर्ड्स कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं SBR। SBR का मतलब होता है स्पेंड बेस रिवर्सल। इसको हम अलग 2 भागों में बांटेंगे, फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर से आगे। अगर कस्टमर कोई प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव बोले तो यार वो चाहता है कि नहीं सर कोई तरीका बताओ कि मेरा कार्ड की फीस ना लगे मुझे, या फीस रिवर्स हो जाए, ओके। पहली बात तो फीस कम कर दीजिए, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा होता है तो अगर हम बात करें यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड्स कार्ड, और आपकी जानकारी के लिए सब कुछ लिंक पे लिखा रहेगा, जो वो लिंक होता है ना फॉर्म के नीचे, जो कार्ड आएगा उसके नीचे लिखा रहेगा कंडीशन वेवर की क्या है और फीस क्या है और फीचर क्या है, ठीक है। अगर आप मिस भी कर जाओ ना फॉर सम रीजन तो कस्टमर खुद भी पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं रिवॉर्ड्स कार्ड की, रिवॉर्ड्स कार्ड में अगर कस्टमर पहले साल 5000 रुपये रिवॉर्ड्स मिला, ये रिवॉर्ड्स कार्ड है यार, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक का मतलब क्या है, रिवॉर्ड कार्ड, तो मैं 2 लिखूंगा तो रिवॉर्ड प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन क्या है फीस वेवर की। तो अगर कस्टमर पहले साल में 5000 रुपये और दूसरे साल से 25000 रुपये खर्च करेगा पूरे साल में, तो इसे हम कहते हैं स्पेंड बेस रिवर्सल, यानी कि अगर इतना फीस वो भरेगा तो उसकी फीस रिवर्स हो जाएगी। इतना अगर स्पेंड करेगा अपने कार्ड पे, इतना तो करेगा यार। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है पहले 3 महीने, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना ना करना, क्योंकि जब हम फर्स्ट तभी हमने 5000 बोला है, वरना 5000 25,000 तो एक ही होना चाहिए था ना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर फी रिवर्सल का मतलब होता है कि पहले 3 महीने में अगर कस्टमर 5000 रुपये यूज कर लेता है अपने कार्ड से, और उसके बाद हर साल अगले साल हमेशा 12 महीने का रहेगा उसके बाद। फर्स्ट ईयर विल बी 3 मंथ्स फर्स्ट, चौथे महीने से हर साल का मतलब 12 महीने होते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर 5000 रुपये स्पेंड करता है कार्ड से फर्स्ट 3 मंथ्स में, और नेक्स्ट ईयर से पूरे 12 महीने में अगर 25,000 रुपये स्पेंड करता है अपने कार्ड से, तो फीस रिवर्स हो जाएगी। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो रिवर्स है, रिफंड नहीं है, ना वेवर है। वेवर का क्या मतलब होता है, लगा ही नहीं, यहाँ फीस लगेगी लेकिन रिवर्स हो जाएगी, ध्यान रखना।
तो लगेगी फीस, अगर उससे पहले महीने में खर्च करें तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट लग के आती है। लेकिन अगर 3 महीने में खर्चा कर लिया उतना पैसा तो चौथे स्टेटमेंट में रिवर्स हो जाती है वो। पहला आप खर्चा करोगे फिर वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा कार्ड आता है वो है रिवॉर्ड्स प्लस सेकंड। ठीक है, अब जो हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं ना, भले इनकी फीस सबके 399 हो, लेकिन वो कार्ड एक्चुअली में थोड़े हायर होते रहेंगे। हर कस्टमर को हर कार्ड नहीं दिखता, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बेसिस पे अगर कस्टमर हायर कार्ड के लिए एलिजिबल होगा तो हायर कार्ड दिखेगा उसको। आप कस्टमर को मान लीजिए रिवॉर्ड प्लस कार्ड ऑप्शन आता है, या मैंने 2 लिखा है, 2, ठीक है। सेकंड का मतलब सेकंड कार्ड ये है रिवॉर्ड प्लस, नंबर में आ लेना। तो फर्स्ट 3 मंथ में 10,000 रुपये स्पेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूरे साल से 50,000 रुपये स्पेंड करेगा तो फीस रिवर्स हो जाएगी। स्पेंड बेस रिवर्सल, स्पेंड करो फीस रिवर्स हो जाएगी, खत्म बात, कुछ नहीं सोचना। तीसरा आपका प्रोडक्ट है प्रॉस्पेरिटी एज। ठीक है, 5, 10, 15, 25, 50, 75, ठीक है। ये दूंगा सब कुछ मेल पे आएगा, टेंशन मत लो। अभी ट्रेनिंग के पर्पज में आपको बता रहा हूँ, ओके। कॉन्सेप्ट सेम है, फर्स्ट 3 मंथ से 15,000 रुपये स्पेंड करो और उसके बाद अगले पूरे साल से 75,000 रुपये स्पेंड करो तो फीस रिवर्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉस्पेरिटी बिजनेस। ये कितना लिखा है? बिजनेसमैन है नहीं तो करेगा 1 लाख रुपए खर्चा, क्यों नहीं करेगा कार्ड के लिए, ठीक है। समझदार होगा तो कर ही लेगा यार, क्योंकि कार्ड तो लोग यूज करने के लिए लेते हैं। अगर कार्ड यूसेज के साथ साथ में उसको फीस भी रिवर्स करा तो डबल फायदा नहीं है, और रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलने वो तो मिलेंगे, ओके। तो भाई ये पहले 4 कार्ड की हमने बात करी है। अगर कस्टमर को कार्ड जो भी दिखता है, फर्स्ट थिंग कस्टमर भाई वापस से मत करो यार, कोई पूछना मुझसे पूछ लो, ठीक है। कुछ भी सवाल है अभी क्लियर कर लेना, हर बार ऐसी ट्रेनिंग सबको इकट्ठा करके नहीं होगी। अगली बार से तो सेशन होगा, डाउट सेशन होगा, जब आप काम करना शुरू करोगे आपके डाउट्स होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी तो आप खाली वो ब्लैक बोर्ड क्या बोलते हैं लिखना शुरू किया उस पर, ठीक है। कुछ जो बता रहा हूँ उसको लेकर डाउट है तो विल कवर इट, ठीक है। बस अभी तक क्लियर है जी, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीमियर कार्ड पे। प्रीमियर कार्ड है चौथा, ठीक है जी। यस प्रीमियर कार्ड जो है, ठीक है, 25,000 रुपये फर्स्ट 3 मंथ्स। तो अब ध्यान रखना ये थोड़े हायर अब कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। 25,000 फर्स्ट 3 मंथ्स में और 1.5 लाख रुपए फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 12 महीने 75,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 1.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका आ गया प्रिफर्ड, ठीक है। प्रिफर्ड कार्ड, ठीक है। मैं की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, सबको बताऊंगा मैं कौन सा कस्टमर कितने कार्ड पे कार्ड के एलिजिबल होगा, कितने अदर बैंक कार्ड की लिमिट पे एलिजिबल होगा। 50,000 की लिमिट है उसका बेसिक कार्ड के लिए, लेकिन कार्ड की लिमिट और ज्यादा होगी तो उसको बड़ा कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर अगर प्रिफर्ड कार्ड उसका ऑफर होता है 50,000 रुपये स्पेंड करता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में और 2.5 लाख रुपये स्पेंड करता है पूरे अगले साल में, ठीक है। तो वो कार्ड उसका स्पेंड बेस रिवर्सल यानी उसकी फीस रिवर्स रहेगी। और ये कस्टमर प्रिफर्ड कार्ड का मतलब होता है कस्टमर की लिमिट 4 लाख की रहेगी अदर बैंक कार्ड की, और सैलरी रहेगी 2 लाख से ऊपर, तो खर्च कर लेगा वो। बड़ा देखने में लगता है 2.5 लाख रुपये ज़्यादा होता है, नहीं होता। जो बंदा 2 लाख रुपये महीने कमा रहा होगा उसके लिए 2.5 लाख रुपये पूरे साल में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस बैंक की लिमिट कितनी रहती है? अरे यार तू लिमिट तो होती है, रुक जा अभी, रुक जा पहले ये पॉइंट क्लियर करने दे। अभी कोई डाउट है इस पे? रुक जा भाई, रुक जा, कवर करूँगा, ठीक है। अब है एक्सक्लूसिव कार्ड,
ठीक है जी, समझ आ गया ना, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन से कार्ड का कितना फर्स्ट ईयर फीस के लिए, सेकंड ईयर फीस के लिए वो है। और अगर मैं फीस की बात करूँ कि क्या फीस में रिवीजन हुआ, जो बता रहा था मैं कुछ टाइम पहले तो फीस अलग थी हमारी। अगर मैं फीस की बात करूँ, जो हमारा बेसिक कार्ड है रिवॉर्ड्स प्लस, इसकी फीस थी 499 रुपये। प्रॉस्पेरिटी एज की फीस थी 1199 रुपये। मैं विदाउट टैक्स बोल रहा हूँ, जीएसटी विद जीएसटी तो और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रॉस्पेरिटी बिजनेस की बात करूँ तो इसकी फीस थी 2499 रुपये। आज से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, टिल जनवरी 31 तक हमने 2499 का बेचा है कार्ड, मतलब इतना उसका फीस वाला कार्ड था, प्राइसिंग थी उसकी, लेकिन अभी प्राइसिंग रख के हमने कम कर दी है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ बड़े कार्ड की, तो जैसे बिजनेस कार्ड है ये वाला फर्स्ट बिजनेस, इसकी फीस थी 5000 रुपये, एनुअल फीस 5000 रुपये थी, इसकी हर कोई ले सकता था उसको, अभी जो 999 कर दी 999। ठीक है, उसी तरह बाकी कार्ड भी 2500, 4000, यस फर्स्ट बिजनेस, यस प्रीमियम, इसकी फीस है 1599 रुपये प्लस टैक्स। तो मोटा मोटा हमने भाई, ठीक है, उसी तरह प्रीफर्ड अपना 2500 पे ज़्यादा पहले। ठीक है, तो भाई ये इसीलिए किया गया है ताकि हम और कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें और आपकी पिचिंग में और आपके कस्टमर्स खराब ना हो। भले ही कस्टमर एलिजिबल कितना भी रहे इंडिया में, लेकिन वो प्राइस को लेकर सेंसिटिव रहता है। ठीक है, कमाता कितना भी हो, एलिजिबिलिटी कितनी भी है, लेकिन एक ना एक प्राइस को लेके एक चीज़ आती थी कि भैया प्राइसिंग इतनी है, कुछ कम करो या कुछ करो। तो भारी डिमांड पे हमने ये प्राइसिंग लॉन्च करी है। ठीक है, और इससे बिजनेस बढ़ना एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, आपके लिए अच्छी बात यह कि आप अभी सिस्टम में आए हो, आपको ऑलरेडी यही पता है कि ये फीस है, रिड्यूस प्राइस में बहुत तगड़ा रिड्यूस किया। ठीक है, 399, 999, दैट्स इट। कोई अलग अलग प्राइसिंग नहीं है, कुछ अलग अलग वो नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा मत सोचना, कस्टमर को सबको दिखाई रहेगा सिस्टम पे, सिस्टम बना हुआ। पूछेगा तो बता देना सर, हमारे पास 2 वेरिएंट कार्ड्स होते हैं सर। बेसिक कार्ड की जो फीस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 399, और जो हमारे टॉप एंड कार्ड्स होते हैं सर उसकी फीस होती है 999 फॉर द होल ईयर। और सर जितने भी कार्ड्स हैं हमारे, हर कार्ड पे एक स्पेंड बेस्ड रिवर्सल होता है, यानी कि अगर आप कुछ एक्सपेंस करते हैं हर महीने, ठीक है, तो वो आपकी रिवर्स हो जाती है, साफ और सीधी बात। कुछ पूछना है अभी तक? अच्छा, हाँ भाई, लिमिट क्या नाम है तुम्हारा? अतुल, क्या बोल रहे हो? लिमिट से जोर से बोल, सबको आवाज नहीं आ रही। सर हम लोग कस्टमर को बताते हैं 1 लाख का लिमिट जा रहा है, लेकिन कस्टमर के पास 30,000 की लिमिट जाती है सर। क्यों बताते हो 1 लाख की लिमिट जाएगी? सर जी हमारे पास बताया था, इसलिए किसने बताया था? हमारे टीम बता कौन है? तो पहले कौन है टीम बता? पहले मैं नवीन सर में था, फिर इसके बाद रोहित सर में आया, हाँ भाई, रोहित उसके नवीन, बाद सुजल हो गया। आप हो गया? हाँ जी, अरे कोई बात नहीं यार, कोई 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 दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बैठो बैठो। आर्थिक सर ठीक है, देखिए फर्स्ट पहली बात, ठीक है, जब हम पर्सनल लोन कराते हैं कस्टमर का, कस्टमर डिमांड करता है मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए, वो एक अलग प्रोडक्ट है ऑलरेडी। ओके, इसमें हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं, सबको लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड में लिमिट किसी के हाथ में नहीं होती है, वो अंडरराइटर डिसाइड करता है। अंडरराइटर एक टीम बिठा रखी है हमने बैंक में, जो कस्टमर की प्रोफाइलिंग, इनकम, एलिजिबिलिटी सब कुछ देखे लिमिट डिसाइड करती है। ठीक है, जब हम लिमिट की बात करते हैं, कस्टमर पूछता है स्वाभाविक से कि लिमिट कितनी आएगी। ओके, कृपया करके कमिटमेंट मत करना, कंप्लेंट आ जाएगी। कंप्लेंट का क्या मतलब होता है? कस्टमर ने बोल दिया, लड़के ने मुझे बोला था 1 लाख रुपए की लिमिट आई 3000, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट को लेके कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट आप कर ही नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता। ओके, जो चीज परमानेंट है वो ये है कि कार्ड कौन सा है, उसकी प्राइस क्या है, उसका स्पेंड बेस रिवर्सल क्या है, फीस सॉरी लिमिट डिसाइड पहले से नहीं हो सकती। सब सुन लो, कंप्लेंट आती है दबा के, बच्चों की नौकरियां जाती हैं, कस्टमर सीधा मेल डालता है आरबीआई में या हमारे सीएमडी को कि भैया इस कॉलर ने कॉल किया था, मुझे ये कमिटमेंट किया गया है। यहाँ तक कि बच्चे और आगे बढ़ के चैटिंग भी कर लेते हैं कस्टमर से, अरे सर फ्री कार्ड है, छोड़ो ना, अप्लाई करवाओ, आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो भावनाओं मत बहना। बट सर मिनिमम एक मिनट, ठीक है,
तो भाई लिमिट को लेके ना कभी भी कोई कमिटमेंट हम नहीं कर सकते कस्टमर से, मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं। जिस कस्टमर को आपने लाख रुपए की लिमिट बोली है उसके पास एटलीस्ट दूसरे बैंक का कार्ड होगा लाख रुपए से ऊपर या 2 लाख रुपए से ऊपर, तभी आपने लाख रुपए बोली उसको। ऐसे तो हर किसी कस्टमर की लिमिट 50,000 हम लाख रुपए बोल देंगे। हमने भी अपना आइडिया लगाया कि कस्टमर की लिमिट हो सकती है दूसरे बैंक में 3 लाख की हो तो सर लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए उसको, ये हम सोचते हैं ऐसा, ये हमारा नॉर्म, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, हो सकता है उसके पास और भी बहुत सारे बैंक से कार्ड हो, उसके बाद बहुत सारे लोन चल रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारी EMI भर रहा हो। इनकम का मतलब ये नहीं होता कि हम कमा कर रहे हैं, इनकम का मतलब ये कि हम बच कितना रहा है हमारे पास। अगर एक कस्टमर लाख रुपए कमाता है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी कस्टमर है, उसका होम लोन भी चल रहा है, उसका कार लोन भी चल रहा है, उसका पर्सनल लोन भी चल रहा है, किस्तें भर रहा है वो ऑलरेडी 30,000 रुपये तो किस्तें भरता है। इनकम कितनी बचे 60,000। तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी होती है इनकम बेस्ड एलिजिबिलिटी वो उस पर होती है जो कस्टमर बचा रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि जब ब्यूरो की बात करते हैं ब्यूरो चेक होता है, सिविल चेक होता है, सिविल सारा रिकॉर्ड आता है कि भैया ऑलरेडी कितने लोन चल रहे हैं, कितने कार्ड्स वो होल्ड कर रहा है। एक टर्म होती है सिविल का ओवर लेवरेज, बैड मैच होती है कि सिविल खराब है। ठीक है, ओवर लेवरेज का मतलब ये होता है कस्टमर की जो एलिजिबिलिटी थी ऑलरेडी उससे ज़्यादा वो लायबिलिटी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, दिखाने के लिए मैं लाख रुपए कमाता हूँ लेकिन बचते मेरे महीने में 20,000 रुपये की, क्योंकि मेरी EMI इतनी चल रही है। तो मेरा जो भी खर्चा है लायबिलिटी है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि राशन किराने में कितना खर्चा होता है, बच्चे की स्कूल फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात करो जो लोन के तौर पर चल रहे हैं। ओके, आपको नहीं पता रहेगा ना, आपको डिस्कस करना है कस्टमर से। ठीक है, पूरा डिस्कशन करना है बच्चे की फीस कितनी जा रही है या कोई पॉलिसी है नहीं, उसके लिए सिस्टम डिसाइड करेंगे। ना। तो अगर कस्टमर मान लीजिए आप इसको लेके सेंसिटिव है कि नहीं मुझे लिमिट प्लीज कंफर्म कीजिए। ठीक है, पहली लाइन तो यही होगी सर देखिए लिमिट हम डिसाइड नहीं करते हैं, लिमिट बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, बैंक की टीम है जो आपके प्रोफाइल के बेस पे लिमिट आपको देगी। फिर भी पीछे पड़ जाता है वो कस्टमर, मान लीजिए नहीं सर लिमिट तो बताओ मुझे वरना तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है जो कस्टमर की इनकम होती है ना उसका 1/3 या हाफ मोटा मोटा बोलते हैं अप टू दिस लिमिट वी कैन ऑफर, वी माइट ऑफर। कमिटमेंट में अगर सर ये लिमिट नहीं बताया तो कस्टमर खराब हो जाएगा ऐसा नहीं होता 100%। सर। अब कहते रहो सेल्स वाले बंदों को कैसे लिमिट खराब हो जाएगी, कैसे लीड खराब हो जाएगी, काम क्या हमारा। अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर तो हम तो बैंक में डाल दो बता देंगे। ठीक है, यहीं पे आपकी सेल्समैन वाली स्किल्स काम आती है, इसीलिए आपको यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, सब कुछ कस्टमर इंटरेस्टेड, लिमिट के लिए कैसे कस्टमर एनआई हो सकता है यार। हाँ, एक बात अलग है कि कस्टमर का कार्ड पहुंच गया, देखा कि लिमिट 20,000 आई है, उसके बाद एनआई हो गया, फिर बोला कि लड़के ने भैया वही तो कमिटमेंट किया था, फिर हम आपके पास आएंगे जो आपने कमिटमेंट क्यों किया था, फिर आप सफा देते फिरोगे। हमारे साथ हुआ है सर जैसे होता 19,000 की लिमिट आई है, है कम भी आ सकती है, वो भी HDFC में। ओके, सारे बैंक हो सकते हैं। ठीक है, हम किसी बैंक का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन लिमिट टोटली बैंक डिसाइड करता है, उसमें आपका हमारा कोई रोल नहीं रहता है, ना अभी ना बाद में। हमारी तरफ से क्या हम कर सकते हैं कि कस्टमर को गलत कमिटमेंट ना जाए। कार्ड प्राइस्ड है तो प्राइस ही बोलेंगे, LTF नहीं बोलेंगे। आज के डेट में कस्टमर्स जैसे हम सबके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कस्टमर के पास भी होती है। आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं चैट नहीं कर रही, मैं सिर्फ फ़ोन पे ही इसको बोल देती हूँ कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड देख लेंगे ना, कार्ड तो बन ही जाएगा। हमारे पास हर तरह की कंप्लेंट आती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, व्हाट्सएप चैट भी होती है, बच्चे ने मैसेज भी किए होते हैं कि नहीं सर फ्री कार्ड अप्लाई कर लीजिए, कार्ड की फीस होती है 1,000-1,200। कुछ कस्टमर को समझाया नहीं जाता, उसी कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमने फीस सिर्फ 2 ही कर दी है, ताकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फीस को लेकर गलत कमिटमेंट आ जाए कस्टमर के पास। जिस कार्ड के पीछे प्रॉस्पेरिटी वर्ड लिख गया ध्यान रखना, उस कार्ड की फीस ऑटोमेटिकली 399 जाएगी, कस्टमर चेक करे या ना करे। जो कार्ड यस फर्स्ट सीरीज के हैं, प्रीमियम प्रीफर्ड एक्सक्लूसिव फर्स्ट लिखा हुआ है, 999, दैट्स इट। ठीक है, कंप्लेंट सिर्फ 2 ही चीज़ों में आती है, फीस और लिमिट। कस्टमर को खुद से दुख हो रहा है लिमिट कम आई है, कंप्लेंट डाल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कस्टमर ये बोलता है कि नहीं मुझे कमिटमेंट दी गई थी कि जी लाख रुपए की लिमिट आएगी, 20,000 की आई है, एक्सेल लो तो समझाओ। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह लेते हैं, बाकी मैं डाउट सेशन को अभी लिमिट वाले पे आऊँगा। ठीक है, कुछ पूछना अभी तक है? सर हायर कार्ड्स की लिमिट और क्रेडिट वो लिमिट ज़्यादा कितनी चाहिए गोल्डन कार्ड इसमें तो 50 बताया ना आपने, अवेलेबल 30 ऑटोमेटिकली मत पढ़ो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। क्योंकि आप बताओगे, लेकिन आप बताओगे बट वो कार्ड 90% नहीं आएगा। ठीक है, 90% वो कार्ड नहीं है। तो डे से लेके चला 50 अवेलेबल
एनीथिंग अबव 50 अप्लाई, जो भी होगा सिस्टम ऑटोमेटिक कार्ड थ्रो करेगा, ये कार्ड अप्लाई करना। कोई पूछना है जी, आप कुछ पूछ रहे थे सर? case customer is stuck on the process or online process, so we can proceed or customer is call to your मैं यहाँ फंस गया हूँ, वीडियो से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ इससे process। देखिए ऐसा बहुत कम होएगा कि कस्टमर स्टक हो जाए, बिकॉज एप्लीकेशन है जो हम जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, कस्टमर कहाँ फंसता है, मान लीजिए देखिए एक ऑनलाइन प्रोसेस है, कभी कभी नेटवर्क का इशू रह सकता है, कभी हो सकता है कि पोर्टल में कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल हो सकता है, ऑनलाइन प्रोसेस है ना, फिजिकल नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए पोर्टल में कोई प्रॉब्लम चल रही है बैंक की साइड से फॉर एग्जांपल, जो बहुत रेयर होता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, कृपया करके लीड बनाइए, पंच मत कीजिए फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए अपडेशन चल रही है सिस्टम में। जो आप बता रहे हो मेन प्रॉब्लम आएगी KYC को लेकर, जो कस्टमर KYC करेक्ट करेगा और हो नहीं पा रहा होगा। आधार कार्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आप हमारी हेल्प करेंगे या हम सर्विस कॉल सेंटर को आपके कॉल सेंटर को बोलना है? कोई कॉल सेंटर नहीं, हम ही है, जो है हम ही करेंगे। ठीक है, आप भी सेल्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं, बहुत कभी मतलब KYC को लेके आ सकती है, उसके लिए कुछ हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, दूसरी चीज मैंने एक वर्ड बोला था KYC, आपके बगल में कौन बैठा है भाई? भाई खड़ा होना है, क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम, KYC क्या होता है? सब शांत रहना। सर जैसे कि वो पैन कार्ड पे कभी उसने KYC क्या होता है? KYC बोला था ना, मैंने भी बताया था कुछ। KYC क्या होता है? तो ध्यान तो दे नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक तो हो गई, KYC गई, क्या होता है इसका, क्या होता है इसका प्रोसेस, किस चीज से जुड़ा हुआ ये? और बैठ जा, सुन ले यार ध्यान से, ट्रेनिंग हो रही है, कोई स्कूल कॉलेज का लेक्चर नहीं है। ठीक है ना, कि घर जाके सब हो गया, नौकरी कर रहे हैं, टारगेट है, जॉब है, ठीक है, सब कुछ है, उसका सीरियस से सुनो। हर बार इस तरह सारे बंदे इकट्ठे करके 2-2 घंटे का सेशन नहीं होंगे। ठीक है, KYC जिसमें बेसिकली हम आधार ऑथेंटिकेट करते हैं कस्टमर का। ठीक है विक्रम, मतलब जिसमें हम आधार कस्टमर का ऑथेंटिकेट करते हैं, और इसे विक्रम के लिए सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं किसी का नाम लिया, किसी को किया तो उससे, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तो अभी क्या होता है, जब कस्टमर सेकंड पेज पे आता है, उसको आधार कार्ड नंबर डालना होता है और उसको अपना मोबाइल नंबर लेके डालना होता है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है बहुत केसेस में कस्टमर का कम्युनिकेशन का मोबाइल नंबर अलग हो और आधार पे जो नंबर डला हुआ अलग हो, कस्टमर का OTP आता है, कस्टमर आधार नंबर डालेगा ना, इट इज मैंडेटरी कस्टमर का आधार फोन से लिंक हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि कस्टमर वही नंबर मुझे फॉर्म पे दे जो मेरा आधार कार्ड पे लिंक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने एक कार्ड अप्लाई किया, ठीक है, मेरा अपना नंबर चल रहा है, सॉरी मेरे ब्रदर ने अप्लाई किया, मान लीजिए छोटा भाई है, उसने अप्लाई किया, वो जॉब पे करता है, उसका भी आधार मेरे फोन पे लिंक है। होता है ऐसा, फैमिलीज में किसी एक मेंबर में 2-3 लिंक हो सकते हैं। मान लीजिए ब्रदर ने अप्लाई किया, ओके, उसने नंबर तो वही डालेगा जिसको ब्रदर से बात हो रही है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन आती है इसमें, लीड खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है कि हमें लगता है कि वही नंबर डालना होता है फॉर्म पे जो आधार से लिंक हो, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर वो नंबर फॉर्म पे डालेगा जो नंबर पे उससे बात हो रही है। अगर ठीक है, अगर एक बंदा भर रहा है, उसका नंबर जिससे बात हो रही है वो डालेगा, लेकिन जब आधार ऑथेंटिकेट होगा, आधार नंबर डालते OTP आएगा, तो OTP डालना मैंडेटरी है। अगर फॉर एग्जांपल इस केस में एक बंदा अपना खुद का फॉर्म भर रहा है, लेकिन उसका आधार जो लिंक है वो उसके ब्रदर के मोबाइल नंबर से लिंक है, तो जब आधार नंबर डालेगा तो OTP उसके ब्रदर के पास जाएगा, वो पूछेगा फोन पे, OTP बता देगा, OTP डाल देगा। ठीक है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वही नंबर मुझे कम्युनिकेशन नंबर पे दे जो आधार से लिंक है, मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिए। आधार कार्ड लिंक ही ना हो सर तो होगा ही नहीं ना एप्लीकेशन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और OTP कितनी देर तक रहता है सर? उसके ऊपर एक मिनट हो जाता है, मेरे ख्याल से 1 मिनट, 1-2 मिनट को जाता है। Is there any issues for active PIN code और inactive PIN code? हाँ, पिन कोड की लिस्ट है हमारी, है ना? ठीक है, वही डेटा आपको वही मिलेगा, हाँ, डेटा आपको ही रहेगा। ठीक है, तो अब करीब 5100 पिन कोड, 5100 पिन कोड पूरे भारत में ओपन है सोर्सिंग के लिए, यस बैंक के लिए। आप किसी पिन कोड में, और खासतौर पर 100 पिन कोड दिल्ली में तो है नहीं, पूरे भारत में ही है।
मुंबई भी है, बेंगलोर भी है, पंजाब भी है, उत्तरांचल भी है, सब कुछ है। तो जो भी हमारा सोर्स पिन कोड है हम वहाँ की फाइल सोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, पूछना है कुछ, कोई डाउट अलग सा? हाँ भाई, कौन कौन है और बताइए। प्रोसेस वो अलग टीम है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स और भी हैं लेकिन वो टीम हमारी नहीं हो, हमारा काम सिर्फ कार्ड पिच करना है। भाई या तो तुम पूछो या मैं पूछूंगा। सर कार्ड बेनिफिट का सर हैं? आपको सबको मैं पैम्फलेट दूंगा, चिपका लेना अपने। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट गेम होता है, किसी में 200 रुपये 3 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे की रहती है, जिसमें कस्टमर किसी भी हमारे वेबसाइट पर जाके कोई कुछ परचेज कर सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे वो नहीं होते हैं, कैश नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, तो वो लिखा रहेगा उस पर। मैं अभी ये बता रहा हूँ, हमारा जो मेन फोकस है या मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो प्रोसेस है, जो बतानी है हमें। ओके, प्रोसेस सेल करो, अभी प्रोसेस पिच करो। प्रोडक्ट तो सारे ही हैं, अभी तक मार्केट में कोई भी अदर स्टैंड नहीं कर पाया है, हम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर की, पिछले महीने हमने 5,500 कार्ड बनाए मैंने, सिर्फ इसी प्रोसेस से। इसका मतलब प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है और चल रहा है। मैं कोई नई चीज़ लेके नहीं आया एक्सपेरिमेंट करने आपको। ठीक है, बाकी आपका नया प्रोसेस है, इशूज आ सकते हैं छोटे मोटे, उसके लिए हम हैं, सब हैं। आईटीबी का सर आईटीआर बेस पे भी करा सकते हैं ना अप्लाई? आईटीआर कितनी होनी चाहिए उसके लिए? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आईटीआर बेस पे भी हम अप्लाई करा सकते नहीं, हैं ना? नहीं कराओगे, नहीं कराओगे, नहीं कराओगे, नहीं कराओगे। और सैलरी के बेस पे अगर हम करा रहे हैं तो सैलरी अगर वो एडिटिंग करके डाल रहा है, सपोज दैट किसी कस्टमर की 25,000 सैलरी है, वो हमें 30 बोल के एडिट करके आपको डाल रहा है अभी तो मैंने मना किया पे करने के लिए। पे स्लिप करनी ही नहीं है इसलिए। हाँ, अगर कस्टमर किसी लिस्टेड कंपनी में है, कैटेगरी ए में है, बी में है, कंपनी की लिस्ट में हम शेयर करेंगे, या जी में, गवर्नमेंट में, तो तुम्हें लगता है जेन्युइन है। ज़्यादातर एडिटिंग वाले काम कहाँ होते हैं? नॉन लिस्टेड कंपनीज होती है, छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, घर पे बना दी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, जो लिस्टेड में नहीं होती, रामलाल एंड सन्स टाइप की। वहाँ पे बंदा खुद ही घर बैठे बच्चे बनाता है। टेक महिंद्रा कंपनी का और ऐसा केस अगर आया और हटा, क्योंकि हमारे पास रिस्क टीम भी है, बहुत एक्टिव है वो। जी, ऐसी सर एक तो केस आया था। मैं पॉइंट पूरा कर लेता हूँ। अगर कोई केस इस चीज़ में फंसता है, एफआरएम बोलते हैं, फ्रॉड, एक रिस्क मैनेजमेंट एक टीम है हमारी, फ्रॉड चेक करती है कि डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो मोस्टली वो केस चेक करेंगी जहाँ पेसिव लगी होगी, आईटीआर लगी होगी, बिकॉज C4C वाले प्रोसेस में तो मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करने हैं। सेफ मोड में हो गया ये। ठीक फिर है, हमारे कोड पे बात आती है, अगर आप गलत कहीं अपलोड करता है। एक केस आएगा, 2 केस आएगा, देखेंगे, लेकिन अगर लगातार कुछ केसेस आने लगे ना तो प्रॉब्लम सबके लिए हो जाएगी। रातों रात बोल देंगे भैया बिजनेस स्टॉप कर दो। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। ओके, और सबसे बड़ी बात, हम जब कार्ड अप्लाई करते हैं या कॉलिंग करते हैं, ठीक है, जो बैंक्स काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मार्केट में, एक तो डुप्लीकेसी का इशू बहुत आता है, कार्ड होल्डर्स बहुत निकलते हैं डेटाबेस से भी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बता दो। ठीक है, यस बैंक क्योंकि एक कंपैरेटिवली एक नया प्रोडक्ट है, अभी कुछ साल पहले मार्केट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेसी का इशू नहीं आएगा आपको, तो ये डेटा खराब नहीं होगा। ओके, हाँ, टेक महिंद्रा की एक कंपनी का भी केस आया था, उसकी सैलरी 24,000 कुछ थी, ठीक है, और उसने 30 प्लस दिखा रखी थी अपनी सैलरी, तो वो केस फंस गया था हमारा। तो उसी भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर टेक महिंद्रा तो उसमें भी यस बैंक में भी लिस्टेड होगी, अगर ऐसा कोई केस आपके पास आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 30 सैलरी चाहिए, किसने बताया उसको? किसके लिए? 25 की 24 की 30 क्यों करी उसने? एचडी, वही तो मैं बोल 24 की 30 क्यों करी उसने? मुझे चलो मैं एक बार को मानता हूँ, तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर ने करा है। 24 की 30 क्यों करी उसने? वही मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट अगर मैं इंडस की फाइल उठा रहा हूँ, 24 की 30 क्यों करी है? नवीन नाम मेरा, क्या नाम था आपका? नवीन 24 की 30 क्यों करी उसने? उसी ने इसलिए करी है ना कि कार्ड उसे मिल जाए। किसने बताया उसको? हमने तो हमने अपनी एलिजिबिलिटी बताई थी ना कि हम इस एलिजिबिलिटी पे आपको कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। वही तो, तभी तो गड़बड़ हो रही है। आपको ये नहीं बोलना, आपको बोलना है कितने लिमिट का कार्ड है, कितना वो है। कार्ड टू कार्ड में आप बोल सकते हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट नीचे सिविल उठाएगा। पे स्लिप पे ना ये जो केस आया है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि हमने पॉलिसी डिस्क्लोज करी है उसको। इसका 30,000 की रिक्वायरमेंट, अच्छा ये लोग बन गए 30,000, तो हमने ही उसको बताया। उसको सपना नहीं आया कि भैया अदर बैंक के लिए 30,000। तो ये दिक्कतें आती है बेसिस पे बहुत ज्यादा। जी वही चीज, सिर्फ नॉन लिस्टेड में नहीं, कस्टमर तो कैटेगरी अच्छी कंपनी में भी कलाकारी कर देते हैं। ओके, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। पे स्लिप को और कोई रीजन नहीं है। सर लिस्टेड के लिए सैलरी का पैकेज 25,000।
लिस्टेड 25,000, नॉन लिस्टेड 30,000। क्या हुआ? लिस्टेड का मतलब होता है भाई 5 मिनट और यार थोड़ा साथ दे दो। हाँ जी कोई नहीं। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? कैटेगरी, हमारी कंपनी की लिस्ट है, कुछ कैटेगरी ए में डाली हुई है, कुछ कैटेगरी बी में डाली हुई है, कुछ हमने जी में डाली हुई, जी फॉर गवर्नमेंट। ओके, उनमें हमें सैलरी चाहिए होती है 25,000 महीने की ग्रॉस। और अगर कंपनी कैट सी में है, कैट एस में है, नॉन लिस्टेड है, कंपनी का नाम ही है लिस्ट में, 30,000 रुपये चाहिए होगी महीने की सैलरी ग्रॉस। ठीक है, अवॉइड करना, मैं भी कह रहा हूँ अवॉइड करना। फर्स्ट थिंग, हमारा सबसे बड़ा फायदा जो पेपरलेस वाली चीज़ वो तभी मिलेगा जो आप कार्ड टू कार्ड करवाओगे उसमें, मज़ा आ जाता है, कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सोर्सिंग सही करना ताकि कार्ड बन पाए, और कोई मोटिव नहीं। ठीक है, टारगेट आपका भी हमारा भी सबका भी कार्ड का होता है। फॉर्म तो 100 डाल देंगे, कार्ड 10 बनेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और कुछ? हाँ भाई, और कौन कौन है बताइए तो नाम बता। और कौन किस किसने कहा था? और लाख रुपये पेमेंट मिलती है। जितने टीएल है वही है, और क्या सर जी, वो जो बोलेंगे उनके कहने से चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो सर वो हटा देखो वो आपकी इंटरनल डिस्कशन है, उसमें मैं नहीं आऊँगा, बट बैंक का जो बैंक का कहना है मैं आपको वो बता सकता हूँ। ठीक है, लिमिट और प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब कार्ड की फीस, इसको लेके ही कंप्लेंट आते हैं और कोई तीसरी कंप्लेंट नहीं आती। हंसना मत, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है हर केस की। ओके, तो थोड़ा सा सेफ है। और वही बता रहा हूँ, प्रोसेस करो। सबसे जल्दी कार्ड अपग्रेड हम करते हैं। कार्ड अपग्रेड का बोले तो कार्ड की लिमिट एनहांसमेंट होती है, कार्ड को और हायर वेरिएंट में कन्वर्ट करना होता है, सबसे जल्दी हम करते हैं। येस बैंक करता है। इनिशियल लिमिट येस थोड़ी कम जाती है, मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ। इनिशियल लिमिट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में जब कस्टमर कार्ड इशू होगा तो हो सकता है कि ज़्यादातर कस्टमर की लिमिट थोड़ी कम जाए, कस्टमर स्पेंड करना शुरू करेगा, हम बहुत जल्दी लिमिट बढ़ा देते हैं। लिमिट इंक्रीज भी होता है सर? हाँ, लिमिट इंक्रीज भी होता है? बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी, बहुत, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, और देखिए एंड ऑफ द डे आपका जो पे आउट है, आपका जो टारगेट है वो कार्ड पे है। क्योंकि भैया ऑफलाइन बता रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख की लिमिट एक कस्टमर को देता हूँ, एक ही कार्ड बनता है। अगर मैं वही 1 लाख की लिमिट 3 कस्टमर डिवाइड करता हूँ, 30,000 से 3 कार्ड बनता है। ओके, तो हमें कार्ड्स का टारगेट है। आपको मैं लिमिट का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आपको ये नहीं कहना कि सबकी ये लिमिट अच्छी आनी चाहिए, ना कोई ऐसा कोई डिफरेंस है कोई, कुछ नहीं है। वी आर टारगेटिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्ड्स जो हम इशू करते हैं। तो अगर हम उसी लाख को अगर 3 बंदों में बांटेंगे, कार्ड ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे रिस्क कम हो जाता है। अगर 1 लाख रुपए वाला कस्टमर डिफॉल्ट करते मान लीजिए, तो मेरा पूरा 1 लाख रुपए का खड़ा है जो नुकसान में है। लेकिन अगर 30,000 वाला कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं तो 30,000 रुपीज़ नुकसान में। हर चीज़ को उसी पॉइंट से देखा जाता है। हाँ, लेकिन यूज़ करेगा तो लिमिट एनहांसमेंट हम बहुत जल्दी करते हैं, लिमिट इंक्रीज। और कुछ? तो बच्चे कम से होते जा रहे हैं। हाँ, चले गए, लंच हो गया क्या? कोई बात नहीं। तो 3 अब से ना शुरू हो जाओ। ठीक है, बहुत टाइम से लगे हुए थे हम कोड्स के लिए। ठीक है, कोड आना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको भी थोड़ा टाइम में पता चल ही जाएगा। और कोड तभी सस्टेन होता है, कोड का मतलब है आपका कोड जो बैंक के साथ अभी आया है वो तभी चलेगा जब आप प्रोडक्टिव होगे। आज की डेट में जो मैं यस बैंक का काम करता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी आती है 1 की। हर कॉलर जाने से पहले दिन के 1 BKYC अप्रूव्ड करा के जाता है, कराता है। ठीक है, तो बनाने जो चैनल्स होते हैं, चैनल मतलब आपका डीएसए जो होता है, हमारे पास ऐसे भी डीएसए जो 1000 कार्ड महीने के बनाते हैं, 2000 बनाते हैं, 3000 बनाते हैं। इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि जो उनकी टीम है वो स्ट्रांग है, टीम समझती है। और टीम क्या होती है? आप लोगों की टीम हो। ठीक है, प्रोडक्ट नया नहीं है, प्रोसेस भले ही नया हो थोड़ा सा, जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होंगे कि मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तब तक कोई फायदा नहीं है। हम दुकान पे नहीं जाते, हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा टाइम बचता है, हमें अपने घर के कंफर्ट में मिलता है, वो कंफर्ट में दे रहा हूँ कस्टमर को। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, पिन कोड सारे ओपन है सोर्सिंग के लिए। ठीक है, अप्रूवल रेट मेरा बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब सारे बैंक सबसे बड़े अप्रूवल देता हूँ। ठीक है, बाकी आप चालू शुरू करेंगे काम, कुछ डाउट्स होंगे और वो हम मिलते रहेंगे। फ़ोन पे हम हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, आपको हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, कॉलिंग कब शुरू हो रही है?